गाइस, स्वागत है आपका एक और नए क्रेजी सीरीज के अंदर। ये एक ऑनगोइंग मानवा है जो कि हाल ही में रिलीज हुई है एंड लिटरली इसका जो एमसी है वो पावरफुल होने के साथ साथ बिल्कुल एक क्रेजी पर्सन है। और साथ ही अगर तुम्हें जीरो टू हीरो वाला कॉन्सेप्ट पसंद है तो लिटरली तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए जल्दी से इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक दूसरे पर्सन पे अटैक करता है एंड इसकी पंच में इतनी ज्यादा पावर होती है कि जमीन पर क्रैक्स आ जाते हैं। हमें इस पर्सन के बारे में पता चलता है कि इस पर्सन को जहांगू के अंदर फीस्ट किंग के नाम से जाना जाता है एंड ये फीस्ट किंग का टाइटल उसके नाम से भी कई ज्यादा फेमस है एंड इसका नाम डैन होता है जो कि हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। डैन से हमें जानने को मिलता है कि कुछ मिस्टीरियस लोगों ने इस पर अचानक से अटैक कर दिया। डैन नहीं जानता कि आखिरकार वो लोग कौन थे, लेकिन इस चक्कर में उसको इंजरी भी हो जाती है। इसके बाद डैन सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि फिलहाल अभी भी यहाँ पे दो लोग बाकी हैं और हम दो लोगों को देख पाते हैं जो कि एक चट्टान पर खड़े होते हैं। डैन उनको देखते ही ये समझ जाता है कि वो दोनों ही काफी ज्यादा स्किल्ड हैं। इसके बाद वो और ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता, वो उन्हीं के सबऑर्डिनेट को उठाकर उनकी तरफ फेंक देता है। लेकिन पहला वाला पर्सन एक ही अटैक में उस सबऑर्डिनेट को यहाँ पे जान से मार देता है। ये देखकर डैन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपने सबऑर्डिनेट को बिना किसी हेजिटेशन के जान से मार दिया है एंड इससे वो पता कर लेता है कि ये लोग डेमोनिक फैक्शन से बिलोंग करते हैं। ये देखकर वो दोनों भी यहाँ पे डैन की तारीफ करते हैं कि वो सच में फीस्ट किंग के टाइटल को डिजर्व करता है। और ये बातें कहते हुए पहला वाला पर्सन नीचे आ चुका होता है, लेकिन डैन उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वो आज यहाँ पे मरने वाला है। ये कहते हुए डैन आगे की तरफ बढ़ चुका होता है। ये देखकर पहला वाला पर्सन कहता है कि डैन सच में काफी ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन वो भी ये देखना चाहता है कि आखिरकार उसकी एरोगेंस कब तक चलती है। ये बातें कहते हुए उसने पावरफुल अटैक डैन पे कर दिया होता है, लेकिन डैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है एंड वो उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और सीधा एक पंच उसके पेट में मार देता है। और इस एक पंच के साथ उसकी हालत यहाँ पे पूरी तरीके से खराब हो जाती है। लेकिन डैन यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि वो लगातार उस पे पंचेस की बारिश शुरू कर देता है। लेकिन एक चीज देखकर डैन भी शॉक होता है कि वो जितने बार भी उसके वीक पॉइंट पे अटैक कर रहा है वो सारे के सारे मिस हो जा रहे हैं, जैसे कि कोई उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो। और तभी डैन को जानने को मिलता है कि पीछे वाला पर्सन ब्रेस्टिंग की मदद से यहाँ पे उसको कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही डैन का ध्यान यहाँ पे भटकता है वो पहले वाला पर्सन अपनी स्वॉर्ड को उसके शरीर में घुसा देता है। साथ ही वो डैन का मजाक भी उड़ाता है कि आखिरकार उसकी एरोगेंस सब कहाँ चली गई। लेकिन तब वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि डैन ने सेकंड वाले पर्सन के स्टिंग को पूरी तरीके से तोड़ दिया होता है एंड वो उस पर अपने पावरफुल अटैक को करने के लिए तैयार होता है। और अगले ही पल हमें काफी बड़ा धमाका देखते हैं। हमें जानने को मिलता है कि वो पहले वाला पर्सन यहाँ पे बच चुका था क्योंकि सही टाइम पे उसने अपने सबऑर्डिनेट को सामने ला दिया था। साथ ही वो डैन की तारीफ भी करता है कि वो फाइटिंग में सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो भी डैन के पंच के इम्पैक्ट को साफ देख पा रहा होता है क्योंकि अगल बगल की जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहीं दूसरा वाला पर्सन कह रहा होता है कि उसने सही टाइम पर यहाँ पे दूसरे पर्सन की बॉडी ले आया, नहीं तो इस पंच के प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी के यहाँ पे कई टुकड़े हो जाते। इसके बाद पहला वाला पर्सन डैन के पास जाकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम ये देख सकते हो, ये वही फीस्ट किंग है जो कि काफी ज्यादा फेमस था, लेकिन अभी वो कैसी हालत में उनके सामने पड़ा हुआ है। लेकिन तभी उसके मुंह पर डैन का पंच आके लगता है, जिससे हमें जानने को मिलता है कि अभी वो मरा नहीं है, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा होता है। डैन खुद से कहता है कि उसकी बॉडी के अंदर की स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। देख के ऐसा लग रहा है कि यही उसका एंड है, लेकिन मरने से पहले वो इस पर्सन को एक बार और पंच मारना चाहता है। शायद वो यहाँ पे एक बार और ऐसा कर पाता एंड इसी के साथ लेजेंडरी फीस्ट किंग की यहाँ पे मौत हो जाती है। लेकिन तभी हमें जीवा माउंटेन के सेफ हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी तेज बिजली कड़कती है, जहाँ पे एक लड़की एक पर्सन से क्वेश्चन कर रही होती है कि क्या यंग मास्टर यहाँ पे ठीक है। लेकिन वो पर्सन उठते हुए कहता है कि आखिरकार उसकी बॉडी के अंदर की सारी इंजरीज कहाँ चली गई, क्या किसी ने उसको ट्रीट किया है। और इससे हमें जानने को मिलता है कि डैन यहाँ पे दूसरी बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हो चुका है। वो सामने वाली लड़की क्वेश्चन करती है कि क्या यंग मास्टर को पानी चाहिए। इस सुनकर डैन भी उसे पीने के लिए पानी मांगता है। वहीं वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये लड़की उसको यंग मास्टर क्यों बुला रही है। पानी पीते टाइम डैन जैसे चेहरा अपना शीशे के अंदर देखता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने किसी और का फेस होता है। ये देख के डैन को ऐसा लगता है कि उसके चेहरे पर किसी ने मास्क को पहना दिया है, इसलिए वो अपने चेहरे को खींचने लगता है ताकि वो उस मास्क को अपने चेहरे से निकाल सके। लेकिन अगले ही पल उसको रियलाइज हो जाता है कि ये कोई मास्क नहीं है बल्कि एक असली चेहरा है। वहीं डैन की ऐसी हरकत देखकर वो फिजिशियन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो डैन से कहती है कि वो जल्दी उसके लिए फिजिशियन लेके आती है। वहीं बाहर जाने के बाद वो अपने मन में कह रही होती है कि पहली बार है जब यंग मास्टर ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डैन अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर ये उसके साथ डेमोनिक फैक्शन वालों ने किया है तो फिर वो दावे के साथ कह सकता है कि उन लोगों ने जहांगू पर कब्जा कर लिया होगा। लेकिन डैन को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये पर्सन कौन है जिसकी बॉडी के अंदर वो है। लेकिन वो समझ जाता है कि इसका जवाब उसे खुद ढूंढना पड़ेगा, इसलिए वो चलते हुए टेबल के पास जाने लगता है। लेकिन उसे चलने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है क्योंकि इस बॉडी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है, इसीलिए डैन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन डैन अपने सामने पड़ी हुई बुक को देखता है जिसके ऊपर यूना मर्चेंट ग्रुप के बारे में लिखा होता है। ये नाम सुनते ही डैन कहता है कि सबसे बड़ा
मर्चेंट ग्रुप है एंड ये ग्रुप जीवा माउंटेन के करीब है। डैन खाली इस मर्चेंट ग्रुप के बारे में बस इतना जानता है कि ये लोग काफी बड़ा मर्चेंट ग्रुप है जिसके पास काफी ज्यादा पैसा है। इसके अलावा वो इनके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं जानता। इसके बाद वो यहाँ पे लेटर्स पढ़ने शुरू कर देता है जिससे उसको ये जानने को मिलता है कि वो अभी जिसकी बॉडी के अंदर है वो सबसे एल्डेस्ट सन है और उसका नाम जिन है। और अब से हम लोग इसे जिन ही बुलाने वाले हैं क्योंकि हर कोई इसे जिन के नाम से ही जानता है। एंड इन सारे लेटर्स को पढ़ने के बाद जिन को एक चीज रियलाइज हो जाती है कि इन लेटर्स के अंदर सिर्फ लड़की, पैसा और जुआ के बारे में ही लिखा हुआ है। इससे जिन ये समझ जाता है कि जो उसका बॉडी ओनर है वो सच में एक बहुत बड़ा लूजर है। इसके बाद जिन कहता है कि वो गारंटी के साथ कह सकता है कि उसके चेहरे पर कोई भी मास्क नहीं है, ना ही तो उसे अपने बॉडी के अंदर किसी तरीके की यहाँ पे अलग एनर्जी फील हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और की बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका है। एंड जिन जब ये सारी बातें सोच ही रहा होता है तभी एक पर्सन जिन के कमरे में एंटर करते हुए कहता है कि क्या यंग मास्टर ठीक है। एंड ये कहने के बाद वो काफी तेजी से जिन के पास आ चुका होता है, लेकिन उसको देखकर जिन भी शॉक होते हुए अपने मन में कहता है कि अब आखिरकार ये कौन है। एंड हमें जानने को मिलता है कि ये पर्सन जिनका फिजिशियन होता है। वो जिनसे कहता है कि उसको बताया गया कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, वो सच में काफी ज्यादा उसके लिए चिंता कर रहा था। ये सारी बातें कहते हुए वो जिनका हाथ पकड़ रहा होता है, लेकिन जिन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन तभी फिजिशियन कहता है कि उसने यंग मास्टर के लिए यहाँ पे मील को रेडी कर दिया है जो कि उनकी फेवरेट डिश चिकन सूप है। एंड उस मील को देखते हुए जिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जिनसे हमें जानने को मिलता है कि इस खाने को ड्रैगन फोनिक्स डिश कहा जाता है जो कि उन लोगों को दिया जाता है जो कि काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे पर्सन को ये खाना दिया जाए जो कि काफी ज्यादा बीमार है तो वो यहाँ पे उसके लिए पॉइजन जैसा काम करेगा। साथ ही वो ये टाइम याद करता है जब फिजिशियन अंदर आते ही उसके हाथ को पकड़ रहा था। जिन समझ चुका था कि उस टाइम उसके पल्स को चेक करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार जिन ठीक कैसे है। एंड इस पॉइंट पे जिन को समझ में आ चुका था कि फिजिशियन एक सांप है। वहीं वो फिजिशियन जिनसे कह रहा होता है कि अगर टाइम टू टाइम यंग मास्टर ये खाना खाते रहते हैं तो वो जल्दी नॉर्मल लोगों की तरह हेल्दी हो जाएंगे और इसके बाद ड्रैगन फोनिक्स मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को वो भी दे पाएंगे। और इस कॉम्पिटिशन के बारे में सुनते ही जिन क्वेश्चन करता है कि उसको क्या लगता है कि ड्रैगन फोनिक्स मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन कब से चला आ रहा है। ये सुनकर फिजिशियन बताता है कि वो यहाँ पे श्योर होके तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद ये 200 टाइम्स है जब इस कॉम्पिटिशन को यहाँ पे वापस से करवाया जा रहा है। ये सुनने के बाद जिन कहता है कि ठीक है अब यहाँ से चले जाओ। ये कहने के बाद उस फिजिशियन को कमरे से बाहर निकालते हुए कहता है कि उसे अभी यहाँ पे सोना है। और ये बातें कहते हुए उसने कमरे का दरवाजा यहाँ पे लगा दिया होता है। वहीं जिन अपने मन में कह रहा होता है कि इस कॉम्पिटिशन को 200 टाइम्स हो रहा है, यानी कि उसे मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो यानी कि डेमोनिक फैक्शन और वो लोग अभी भी जिंदा हैं। साथ ही वो यहाँ पर ऐसे काफी सारे लोगों से घिरा हुआ है जो कि सांप है, तो इस बार वो हर चीज के लिए रेडी है, वो हर एक को जान से मार देगा। ये बातें कहते हुए जिन यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हम लोगों को एक टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग कुछ मेड को देख रहे होते हैं जो कि जिन के लिए खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एंड इतना सारा खाना देखकर एक मेड कह रही होती है कि क्या सच में यंग मास्टर इतना सारा खाना खाने वाले हैं, क्योंकि जहाँ तक उन्हें पता है कि पहले वो सिर्फ 1 कप डिश ही खाते थे। ये सुनकर जिनकी मेड कहती है कि उन्होंने अपने हाल ही में डिश को चेंज किया है, इसीलिए वो इतना ही खाना खाते हैं एंड इतनी चीजें खाना उनके लिए अब बस कॉमन हो चुकी है। वहीं तभी हम देखते हैं कि अपने कमरे से जिन भी बाहर आ चुका होता है, जहाँ पे उसको देख के साफ पता चल रहा होता है कि वो पहले से काफी ज्यादा बेटर है। इसके बाद जिन मेड से क्वेश्चन करता है कि क्या खाना रेडी है। ये सुनकर उसकी मेड भी इस वाली बात पर एग्री करती है। ये सुनकर जिन भी आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब से उसका खाना सिंपल ही रखना है। वहीं जिनको देखकर मेड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यंग मास्टर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर लग रहे हैं। उनको देख के ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके अब वो हेल्दी होते जा रहे हैं। इसके बाद जिन जब खाना खाने वाला होता है तभी वहाँ पर उसका फिजिशियन आ जाता है जो कि बाकी सारे मेड्स पर चिल्लाकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। उसको देखकर जिन अपने मन में कहता है कि ये पहले से काफी ज्यादा रूड हो चुका है, लेकिन अभी भी जिन को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार फिजिशियन बार बार उसके पास चल के क्यों आ जा रहा है। इसलिए जिन डिसाइड करता है कि क्यों ना वो इस चीज का पता लगाने का ट्राई करे। इसके बाद जिन उस फिजिशियन से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये सुनकर फिजिशियन एक्टिंग करते हुए कहता है कि आखिरकार यंग मास्टर किस बारे में बात कर रहे हैं। वो उनका एक पर्सनल फिजिशियन है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो उनको देखने के लिए यहाँ पे आया है, क्योंकि वो उनको अकेले और ज्यादा नहीं देख सकता। एंड साथ ही वो जिनकी बॉडी की तारीफ करते हुए भी कह रहा होता है कि यहाँ पे यंग मास्टर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसने जितने भी एफर्ट्स लगाए थे वो सारे के सारे बेकार हो गए। एंड एफर्ट्स वाली बात सुनकर जिन मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार फिजिशियन किस एफर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं वो पॉइजनियस ड्रैगन सूप के बारे में तो बात नहीं कर रहे। ये सुनकर फिजिशियन शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार यंग मास्टर किस बारे में बात कर रहे हैं। जो सूप वो यंग मास्टर को देता था वो उनके हेल्थ के लिए थी, ताकि वो जल्द से जल्द हेल्दी हो सके। ये सुनकर जिन में टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि ऐसी बात है, उसे तो लगा था वो पॉइजन है। ये सुनकर वो फिजिशियन एक्टिंग करते हुए कहता है कि आखिरकार वो ऐसा उसके बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अगर यंग मास्टर की उसकी और ज्यादा जरूरत नहीं है तो फिर अब वो यहाँ से जा रहा है। लेकिन जिन उसको रोकते हुए काफी सीरियस टोन में कहता है कि सबसे पहले वो अपनी मर्जी से कमरे के अंदर आया और अब अपनी मर्जी से ही यहाँ से जा रहा है। आखिरकार यहाँ पे मास्टर कौन है। लेकिन अगले ही पल जिन अपने टोन को चेंज करते हुए कहता है कि अरे वो तो मजाक कर रहा था। ये सुनकर फिजिशियन को भी यहाँ पे थोड़ी सी शांति मिलती है। लेकिन इसके बाद जिन उस फिजिशियन से सामने टेबल पे पड़े हुए एक लेटर को लाने के लिए कहता है। ये सुनकर फिजिशियन तुरंत उस लेटर को ले आता है। इसके बाद जिन उस फिजिशियन से कहता है कि वो भी खाना खा रहा है तो वो लिख नहीं सकता, तो फिर क्या फिजिशियन
फिजिशियन उसके लिए लेटर यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सुनकर फिजिशियन तुरंत इस वाली बात पर एग्री कर देता है। इसके बाद जिन उसको लिखने के लिए कहता है कि मैं जिन का पर्सनल फिजिशियन जो भी यंग मास्टर जिनके साथ हुआ है उसके पीछे मैं और मेरे साथी हैं और मैं उनका नाम भी अपने साथ में लिख रहा हूँ। लेकिन ये चीज सुनते ही फिजिशियन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। ये देखकर जिन उससे कहता है कि आखिरकार वो आगे क्यों नहीं लिख रहा है। लेकिन फिजिशियन एक्टिंग करते हुए जिन से कहता है कि आखिरकार यंग मास्टर किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगले पल उसके गले के बगल में से एक चॉपस्टिक निकलते हुए सीधा पीछे वाली दीवार पे लड़ती है और अगले पल जिन अपनी दोनों फिंगर को यहाँ पे फिजिशियन के गले पे रख देता है। ये देखकर फिजिशियन घबराते हुए कहता है कि आखिरकार यंग मास्टर क्या कर रहे हैं। लेकिन जिन उससे कहता है कि मैं एक बात पहले तुमको बता देता हूँ बुड्ढे, मैं वो जिन नहीं हूँ जिसको तुम जाना करते थे। इसके बाद जिन वापस से अपनी जगह पर बैठकर फिजिशियन से कहता है कि उसको क्या लगा था कि उसे पता नहीं चलेगा कि वो सूप कितना ज्यादा खतरनाक है एक बीमार वाले पर्सन के लिए। साथ ही उस दिन कमरे के अंदर आते ही तुमने मेरे पास चेक करने की कोशिश करी थी और एक कुछ दिन जो मैंने तुम्हारे सूप को मना किया है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे किलिंग इंटेंट को सेंस नहीं कर पाऊंगा। और वो ये भी जानता है कि सारा का सारा काम उसने अकेले नहीं किया होगा, इसलिए जिसने भी उसे ये ऑर्डर दिया है जल्दी से उसका नाम लेटर पे लिख दो। लेकिन जिनकी सारी बात सुनने के बाद वो फिजिशियन कहता है कि यहाँ पर आखिरकार वो किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल वो कहता है कि खैर उसे और ज्यादा नहीं लगता कि उसे ये सारी की सारी चीजें छुपानी चाहिए। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उस जैसा बेवकूफ इंसान ये सब नोटिस कर पाएगा। एंड उसको देखकर जिन कहता है तो आखिरकार उसने अपना असली चेहरा यहाँ पे दिखा दिया है। लेकिन वही दूसरी तरफ फिजिशियन सोच रहा होता है कि वो यंग मास्टर के साथ साथ सारे के सारे सर्वेंट को भी जान से मार देगा ताकि इससे यहाँ पर कोई और सबूत ना बचे। एंड ये सारी बातें सोचते हुए उसने अपने नीडल को भी निकाल लिया होता है। लेकिन अगले ही पल जिन सीधा उसके सर पे अटैक कर देता है कि बात करते टाइम उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वहीं फिजिशियन पर अटैक करने की वजह से हम देखते हैं कि जिनका हाथ भी सूज गया होता है, क्योंकि भले वो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवर कर चुका है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पावर यहाँ पे वापस आ चुकी है। वो अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द अपनी पावर को रिकवर करना होगा। इसके बाद पूरा यूना मर्चेंट ग्रुप भी अगर उसके खिलाफ हो जाता है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इसके बाद जिन जैसे अपने जगह पर वापस जाके बैठता है उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। साथ ही उसे आंखों के सामने यहाँ पे जिन का फ्लैशबैक भी दिखाई दे रहा होता है। एंड इस पॉइंट पे जिन को समझ आ जाता है कि ये यहाँ पे रियल बॉडी ओनर की मेमोरीज हैं। एंड उसकी मेमोरीज से जिन को पता चलता है कि यूना मर्चेंट ग्रुप का यहाँ पे जिन सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन वो अपने सेकंड और थर्ड भाई जितना यहाँ पे इंटेलिजेंट नहीं था और यही उसकी सबसे बड़ी कमी थी जो कि पूरे के पूरे मर्चेंट ग्रुप में उसे सबसे ज्यादा बेकार बनाती थी। उसने अपनी कमियों को पैसों की मदद से ठीक करने का ट्राई किया, लेकिन कमियां ठीक होने के बजाय वो गलत एडिक्शन में पड़ गया, जिस वजह से उसकी हेल्थ यहाँ पे खराब होती चली गई। और ये चीज जब तक जिन को रियलाइज हुई तब तक काफी ज्यादा देर हो चुका था। एंड यही वजह है कि इसकी हालत देखते हुए इसको इस विला के अंदर भेज दिया गया। वहीं प्रेजेंट में जिन कह रहा होता है कि वो इसकी मेमोरीज को देखने के बाद ये साफ कह सकता है कि इसके क्लैन वालों को नहीं तो इससे फर्क पड़ता है नहीं इस जगह से। जिनके लिए सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत ये थी कि वो यहाँ पे एक ऐसी बॉडी के अंदर आ चुका था जिसके पास मेमोरीज नहीं थी, लेकिन अब जिनके पास उसकी मेमोरीज है तो वो अपने मार्शल आर्ट पर फोकस कर सकता है। साथ ही वो जिनको बेवकूफ भी बताता है क्योंकि उसने अपने गिफ्टेड बॉडी को पूरी तरीके से बेकार कर दिया है। पास्ट लाइफ में वो अपनी मेन बॉडी से यहाँ पर काफी हाई रियाल तक गया था एंड इस वजह से उसने कुछ एलेक्सर्स का भी यूज किया था जो कि काफी ज्यादा महंगे थे। लेकिन अगले पल उसको याद आता है कि जिन यहाँ पे कितना ज्यादा अमीर है, इसलिए उसे अब तो एलेक्सर्स की चिंता भूल ही जानी चाहिए। साथ ही में जानने को मिलता है कि यहाँ पे जिन के एक अटैक से ही फिजिशियन मारा जा चुका है, इसलिए जिन डिसाइड करता है कि वो इसको दफना देगा और वो लेटर में लिख के क्लैन भेज देगा कि फिजिशियन उसके साथ ही रुकने वाला है। इसके बाद हमें एक साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पे धीरे धीरे करके काफी सारे मौसम बीत चुके होते हैं। एंड इसके बाद हम लोग एक सर्वेंट को देखते हैं जो कि काम कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है एंड हमें इसके बारे में पता चलता है। इसका नाम सियोक होता है जो कि यूना मर्चेंट ग्रुप का स्क्वाड गार्ड होता है। सियोक उन सर्वेंट से कहता है कि वो यहाँ पर यंग मास्टर के लिए लेटर लेके आया है तो वो उनसे कहाँ पे मिल पाएगा। ये सुनकर वो सर्वेंट भी जिन की लोकेशन बता देती है। इसके बाद सियोक जैसे उस जगह पर जाता है वो जिन को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एंड हम भी देख पाते हैं कि जिन की बॉडी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। हमें जिन से जानने को मिलता है कि सीजन पे सीजन यहाँ पे चलते चले गए। इन्हीं बीते हुए टाइम के अंदर उसने अपना माना कोर मैनिफेस्ट कर लिया है एंड साथ ही उसने सारे के सारे मार्शल आर्ट को भी इस बॉडी के अंदर डाल दिया है जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जैसे बॉडी आर्ट, मोबिलिटी आर्ट और स्ट्राइड आर्ट। साथ ही उसने लाइटिंग टेक्निक आर्ट को भी हमें प्रैक्टिस किया है, लेकिन अभी तक वो उसके 4 फेस पे ही पहुंच पाया है जबकि इस चीज के 10 फेस हैं। इसके बाद जिन काफी तेजी से मूव करके हवा में एक पत्ते को काट डालता है, लेकिन ये सब चीजें देखने के बावजूद भी वो कहता है कि इतना उसके लिए काफी नहीं है। लेकिन अगले ही पल सियोप यहाँ पे जिन से कहता है कि वो स्क्वाड गार्ड है और उसे क्लैन से यहाँ पे लेटर मिला है उसको देने के लिए। ये सुनकर जिन उससे लेटर मांगता है, लेकिन वही दूसरी तरफ सियोप सोच रहा होता है कि यंग मास्टर तो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। वो जिस यंग मास्टर जिनको जानता था वो तो बिल्कुल बेकार और बहुत ज्यादा बीमार पड़े रहते थे, लेकिन ये पर्सन तो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन तभी जिन उसे वापस से कहता है कि मुझे लेटर दो, मेरा हाथ दुख रहा है। ये सुनकर सियोप जल्दी से उसको लेटर दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन लेटर को पढ़ रहा होता है और इससे उसको पता चलता है कि उसके फादर की अचानक से तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन इस लेटर के अंदर ये लिखा ही नहीं गया है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है। वहीं सियोप जिन से कहता है कि शायद इस चीज की वजह यहाँ पे ओयंग क्लैन है, क्योंकि यंग मास्टर जिन भी ये जानते हैं कि वो लोग कितना ज्यादा प्रोटेक्शन फीस लेते हैं। पहले तो ये प्रोटेक्शन फीस काफी ज्यादा कम थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते इन लोगों ने इसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया है एंड अभी हद से ज्यादा बढ़ चुका है, जो
जो कि यहाँ पे देना बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। ये सुनकर जिन क्वेश्चन करता है कि क्या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से ओयांग क्लैन ने यहाँ पे इतना ज्यादा फीस को बढ़ा दिया है। ये सुनकर सियोप गुस्से में कहता है कि नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है, बस वो लोग कमीने हैं। हाल ही में डैडी सैक ने उनके ट्रेड के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स को लगा दिया था एंड इस वजह से वो लोग ओयांग क्लैन गए थे हेल्प के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि उन लोगों ने ये भी कहा कि जब कोई जरूरी बात हो तभी उन लोगों से मिला करे। यहाँ तक कि स्क्वाड लीडर भी ओयांग क्लैन के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, बस एक ही पर्सन की वजह से, और वो पर्सन है ओयांगू, जो कि जियांगू के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। कहा जाता है कि जियांगू के अंदर वो काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है। वो इतना पावरफुल और फेमस है कि मुझ जैसे पर्सन को भी उसके बारे में पता है। ये बात सुनने के बाद जिन अपने मन में कहता है कि क्या वो ऐसा सोच रहा है कि मर्चेंट ग्रुप उससे नीचे है। इंटरेस्टिंग। इसके बाद वो सियोप से कहता है कि अगर वो ओयांग क्लैन का मामला खत्म कर दे तो क्या सारी की सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ये सुनकर सियोप कहता है कि हाँ, ऐसा हो तो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक और रीजन है जिसकी वजह से उसके फादर बीमार पड़े हैं एंड वो ये है कि सेकंड और थर्ड सन यहाँ पे लीडर के सामने ही फाइट कर रहे थे, और वो भी कोई नॉर्मल फाइट नहीं बल्कि स्वॉर्ड फाइट। ये सुनकर जिन कहता है कि अब ये मत कहना कि उनकी तबीयत इसलिए खराब हो गई है क्योंकि उनको ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था कि इसके दोनों ही बेटे उसके सामने स्वॉर्ड फाइट कर रहे हैं। लेकिन सियोप कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये सारी बात सुनने के बाद जिन अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि सच में इस वाली बात पे यकीन करना मुश्किल है कि उसके फादर की तबीयत यहाँ पे गुस्से में आने की वजह से भी खराब हो सकती है। ऊपर से वो दोनों स्वॉर्ड फाइट लीडर के सामने कर रहे थे। जिन को परेशान देखकर सियोप कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे यंग मास्टर जिन को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसकी बात को काटते हुए जिन कहता है कि वो यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठा रह सकता, वो सारी की सारी सिचुएशन खुद जाके हैंडल करेगा। साथ ही वो खड़े होते हुए सियोप को अपने पास लेटर रखने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोप वापस आ चुका होता है जहाँ पे वो बाकी लोगों को बता रहा होता है कि यंग मास्टर जिन पूरी तरीके से बदल चुके हैं, वो एक प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट बन गए हैं। यहाँ तक कि उनकी फिजिक भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। सारे लोग पहले तो उसकी बात काफी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन इसके बाद वो काफी तेजी से हंसना शुरू कर देते हैं। वो लोग हंसते हुए जिनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं कि वो एकदम किसी काम का नहीं है और साथ ही वो काफी ज्यादा बेकार है एंड वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर वो प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन सकता है। वही लाल बालों वाला एक पर्सन कह रहा होता है कि अगर सियोप यहाँ पे जोकी मारना चाहता था तो उसे अपने जोक के अंदर कुछ तो एफर्ट्स डालने चाहिए थे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वाइस कैप्टन को जिन कितना ही पसंद क्यों ना हो, वो इसके बावजूद भी बिल्कुल बेकार और घटिया है। लेकिन अगले ही पल उसके बगल में वाइस कैप्टन आ जाते हैं और हमें जानने को मिलता है कि इनका नाम हैन होता है, जो कि यहाँ के वाइस कैप्टन हैं। वो उस लाल बाले वाले पर्सन का सर पकड़ते हुए यहाँ पे सियोप से क्वेश्चन करते हैं कि क्या सच में जिन एक प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, क्योंकि उन्हें याद है कि बचपन से ही जिन के पास एक परफेक्ट बॉडी है जो कि मार्शल आर्ट को बिल्कुल सूट करती है। साथ ही वो सियोप से क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार यंग मास्टर जिन वापस कब लौट रहे हैं। इस सुनकर सियोप कहता है कि उसको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तभी एक पर्सन की आवाज आती है जो कि कहता है कि यंग मास्टर जिन वापस आ चुके हैं। इस सुनकर वहाँ के सारे लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं एंड एक पर्सन वाइस कैप्टन हैन से क्वेश्चन करता है क्या उन्हें भी उससे ग्रीट करने के लिए जाना चाहिए। ये सुनकर वाइस कैप्टन हैन कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि वो लोग किसके अंडर में काम करते हैं, इसलिए सारी बकवास बातें बंद करो और चलो। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि मेंशन के सामने खड़ा होता है और वो ये देखकर शॉक होता है कि ये जगह सच में काफी ज्यादा बड़ी है। इससे पहले उसने खाली इस जगह के बारे में किताबों में ही पढ़ा था। सच में जिन का जन्म एक सोने के चम्मच के साथ हुआ था। इसके बाद वो अपने दोनों सर्वेंट को रेस्ट करने के लिए कहता है जब तक वो अपने फादर से मिल के आता है। ये सुनकर वो दोनों ही सर्वेंट इस वाली बात पे एग्री कर देते हैं। इसके बाद जिन अंदर की तरफ जाने लगता है जहाँ पे वो ये चीज देखकर शॉक होता है कि उसका वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं आया है। लेकिन अगले पल वो देखता है कि उसको ग्रीट करने के लिए स्क्वाड गार्ड आ चुकी होती है, जहाँ पे वाइस कैप्टन हान भी उसका स्वागत करते हुए कहते हैं उन्हें कभी ये लगा नहीं था कि यंग मास्टर जिन के यहाँ पे इतना ज्यादा लुक चेंज हो जाएगा। वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन ही लग रहे हैं एंड वो ये सारी की सारी चीज वो लाल बालों वाला पर्सन भी देख रहा होता है एंड वो पास्ट की बातें याद करता है कि कैसे जिन यहाँ पे उनको इग्नोर किया करता था। वो वाइस कैप्टन हान को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता था। इसके बावजूद भी वाइस कैप्टन हान उसके लिए काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं और अभी भी वो कह सकता है कि यंग मास्टर जिन ऐसा ही कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन अगले पल वो देखता है कि वो वाइस कैप्टन के साथ साथ बाकी सबका भी यहाँ पे जिन शुक्रिया अदा करता है, जिन अपनी पुरानी गलतियों के लिए उनसे माफी भी मांगता है। ये चीज देखकर वो लाल बालों वाला पर्सन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वहीं सियोप कहता है किसने कहा था ना कि यंग मास्टर जिन पूरी तरीके से बदल चुके हैं एंड इसी के साथ यहाँ पे जिन मेंशन के अंदर एंटर करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं ये चीज देखकर वाइस कैप्टन हान के चेहरे पर भी एक प्राउड वाली स्माइल होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन और वाइस कैप्टन अंदर की तरफ आ चुके होते हैं एंड वाइस कैप्टन हान जिन को बताते हैं कि उन्होंने पहले उसके फादर को इन्फॉर्म कर दिया है कि जिन उनसे मिलने के लिए आ रहा है। इसके लिए जिन उनका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन अगले पल वहाँ पे जिन का तीसरा भाई आ जाता है जो कि जिन को देखते हुए कहता है कि देखो ना आखिरकार यहाँ पे कौन आया है एंड इसका नाम जेन होता है, जो कि जिन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि क्या ये कोई परवर्ट जिन नहीं है जो कि वापस आ चुका है। और जिन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई डिफरेंट ही पर्सन है। लेकिन जिन बिना कुछ कहे उसको घूर रहा होता है, इसीलिए वो उसके कंधे को दबाते हुए कहता है कि लगता है कि अब वो आंखें भी मिलाने लग गया है। एंड ये चीज देखकर वाइस कैप्टन पास्ट की बातों को याद करते हुए कहते हैं कि कहीं वापस से जिन को मारने ना लगे, इसलिए जेवन का हाथ हटाते हुए कहते हैं कि यहाँ पे यंग मास्टर जिन काफी ज्यादा थके हुए हैं, तो क्या यंग मास्टर जोन यहाँ पे उनको थोड़ा सा आराम करने नहीं दे सकते। लेकिन तभी जोन एक खींच के चटा वाइस कैप्टन हैन के चेहरे पे मार देता है एंड वो उसे कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के उसको छूने की। लगता है कि उसे यहाँ पर कुछ उसको सबक सिखाना चाहिए। एंड ये चीज देखकर जिन सीधा खींच के चाटा
यहाँ पर उसके चेहरे पे मार देता है एंड जो उनके चेहरे पे जैसे ही चटा पड़ता है वो दूर जाके गिरता है एंड ये चीज देखकर वाइस कैप्टन हान भी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं एंड जिन जिन से कहता है कि आखिरकार उसकी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, वो उस कमीने को छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी जिन उसके कंधे को यहाँ पे दबाते हुए कहता है कि जिन को यहाँ पे उसे बिग ब्रदर बोलना चाहिए ना कि कोई कमीना। एंड ये सारी बातें कहते हुए जिन यहाँ पर काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कमरे के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। वहीं हम जिन के सेकंड भाई को भी देख पाते हैं जिसका नाम यॉन होता है। यॉन ये देखकर शॉक होता है कि उसके फादर के रूम के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है। इसलिए यॉन आगे बढ़ते हुए वाइस कैप्टन हान से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। वो बताते हैं कि यंग मास्टर जॉन ने वापस से यंग मास्टर जिन को परेशान करने का ट्राई किया। ये सुनकर यॉन घबरा जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि वापस से जॉन जिन को परेशान कर रहा है। इसलिए यॉन आगे बढ़ते हुए कहता है तो फिर आखिरकार कोई उनकी फाइट को रोक क्यों नहीं रहा है। लेकिन यॉन ये देखकर शॉक हो जाता है कि जिन ने जयन की हालत पूरी तरीके से खराब कर दी होती है। वहीं जिन जयन को आवाज करने के लिए मना करता है क्योंकि वो लोग फादर के रूम के सामने होते हैं। ये चीज देखकर यॉन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि अभी अभी उसने क्या देखा है। अगले सीन में हम लोग एक अलग जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे जयन जमीन पे बैठा होता है। वहीं यॉन जिन से कह रहा होता है कि उसे लगा नहीं था कि उसका भाई इतनी जल्दी वापस आ जाएगा एंड वो जिन की तारीफ करते हुए कहता है कि ब्रदर जिन यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं। ये सुनकर जिन कहता है कि हाँ वो पहले से ठीक है। लेकिन तभी जिन यॉन के हाथों में पट्टी को देख लेता है एंड ये देखकर वो क्वेश्चन करता है कि क्या ये यहाँ पर जयन की वजह से लगा है। ये सुनकर यॉन कहता है कि हाँ वो बस छोटी सी लड़ाई थी। लेकिन अगले ही पल यहाँ पे खींच के तमाचा सीधा जयन के चेहरे पे पड़ता है। इसके बाद वो जयन को धमकाते हुए कहता है कि अगर आइंदा से उसने कभी भी स्वॉर्ड अपने भाई के अगेंस्ट में उठाने का ट्राई किया तो वो उसकी मार मार के हालत खराब कर देगा। ये चीज देखकर वो भी डरते हुए इस चीज के लिए माफी मांगता है। वहीं देखकर यॉन भी पूरी तरीके से सदमे में होता है। वहीं जयन अपने मन में कह रहा होता है कि उससे पहले काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था। आखिरकार अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिन उसे इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। वहीं यॉन भी अपने मन में कह रहा होता है कि पहले हम लोग जिन को खाली मुश्किल से ही जयन से बचा पाते थे, लेकिन अब जिन को देख के लग ही नहीं रहा है कि वो पहले वाला पर्सन है। इसके बाद जिन जब बैठ रहा होता है तभी यॉन जिन से क्वेश्चन करता है कि सेफ हाउस के अंदर ब्रदर जिन के साथ कुछ हुआ है क्या, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रहे हैं। इस सुनकर जिन कहता है कि लगता है कि उसके पास काफी अच्छी आंखें हैं। पर तभी जिन की नजर यहाँ पर कुछ लेटर्स पर जाती है जिन्हें देखकर वो यहाँ पे यॉन से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार ये सब क्या चीज है। तो यॉन बताता है कि ये उन एम्प्लॉय की लिस्ट है जिसे उन्हें कल कॉन्फ्रेंस में लेके जाना है। लेकिन तभी जिन यहाँ पे उस फिजिशियन का नाम भी देख लेता है एंड उसका नाम देखने के बाद जिन कहता है कि पहले तो ये जानना चाहता था कि आखिरकार इन सब चीजों के पीछे कौन है, लेकिन अब वो यहाँ पे देख सकता है कि आखिरकार उसे किसने यहाँ पे रिकमेंड किया था। इसके बाद जिनको जानने को पता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि ओयांग हू होता है। लेकिन तभी वो अपने दोनों भाइयों से क्वेश्चन करता है कि क्या उन दोनों में से कोई ओयांग क्लैन के साथ काम कर रहा है। ये सुनकर यॉन शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार उसके ब्रदर ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकते हैं। वहीं जायन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि वो उन लोगों के साथ काम करने की बजाय मरना पसंद करेगा। साथ ही वो उन लोगों को काफी सारी गालियां भी दे रहा होता है। और इसे देखकर जिनको समझ में आ चुका था कि दोनों ही ओयांग क्लैन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसे इन दोनों को मारने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जिन खड़े होते हुए यॉन से क्वेश्चन करता है कि क्या कल के कॉन्फ्रेंस के अंदर सारे के सारे हायर अप्स आ रहे हैं। ये सुनकर यॉन भी इस वाली बात पर एग्री करता है। ये सुनकर जिन कहता है तो फिर ठीक है, कल वो भी इस चीज को अटेंड करेगा। ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। पर यॉन क्वेश्चन करता है कि आखिरकार वो कहाँ जा रहा है। तो जिन उसे बताता है कि वो फादर से मिलने के लिए जा रहा है, वैसे भी काफी ज्यादा लेट हो चुका है। वही जिन के जाने के बाद यॉन शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार सेफ हाउस के अंदर हुआ क्या है। वही जायन तो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि शायद उसे भी सेफ हाउस चले जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन अपने फादर के पास आ चुका होता है, जहाँ पे वो अपने फादर से कहता है कि उसने सुना स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। ये सुनकर उसके फादर जिनका नाम सियोंगविन होता है वो उससे कहते हैं कि उन्हें स्ट्रेस तो हमेशा सही था, लेकिन उसकी बॉडी बस अब चीज को हैंडल नहीं कर पा रही है। इसके बाद वो जिन के चेहरे पे हाथ लगाते हुए कहते हैं कि जिन पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन जैसे ही जिन इस फीलिंग को फील करता है वो यहाँ पे पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो कि वो पहली बार फील कर रहा है। क्योंकि हमें जानने को मिलता है कि उसके पास्ट में कोई भी पेरेंट्स नहीं थे एंड इस वजह से वो कभी समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार पेरेंट्स होना होता क्या है। वहीं जिन की मेमोरी से उसने देखा है कि उसके फादर काफी बड़े पर्सन थे जो कि हमेशा उसके साथ रहे हैं। उन्होंने कभी भी जिन का हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन वही बिग और ग्रेट पर्सन आज इतने स्मॉल कैसे हो गए। इसके बाद जिन अपने फादर से कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को खाली उनके स्ट्रेस को एलिमिनेट करना है। ये सुनकर तो वो भी शॉक हो चुके होते हैं कि आखिरकार जिन किसको एलिमिनेट करने की बात कर रहा है। लेकिन जिन कहता है कि उसके फादर को खाली रेस्ट करना है, बाकी सब कुछ वो खुद हैंडल कर लेगा। एंड ये सारी बातें कहते हुए जिन्हें काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है और उसके फादर भी देखकर शॉक होते हैं कि आखिरकार वो ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है। नेक्स्ट डे हमें कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग फाइनली ओयांग हू को भी देख पाते हैं एंड ओयांग हू का साथी उसे बताता है कि यहाँ पर एल्डेस्ट सन भी आया हुआ है। उसको देखकर ओयांग हू को समझ में नहीं आता कि आखिरकार जिन यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन तभी वो एक स्माइल के साथ कहता है कि शायद वो यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि उसे अपनी पोजीशन की चिंता हो रही है। इसके बाद योन सबसे कहता है कि क्या कोई और भी अपना ओपिनियन यहाँ पे रखना चाहता है, और तभी ओयांग हू कहता है कि वो यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता है कि यंग मास्टर जिन एक एल्डेस्ट सन है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास कोई गार्ड्स नहीं है, तो इसलिए उनकी बजाय वो अपने एक पर्सन को यहाँ पे सजेस्ट करना चाहते हैं। उसकी बात सुनने के बाद यूना ग्रुप के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या इसको नहीं पता कि इसे कब रुकना चाहिए, लेकिन तभी अपने ग्लास को क्रश करते हुए कहता है कि उसने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा है एंड वो
क्वेश्चन करता है कि क्या यहाँ पे किसी को उससे कोई दिक्कत है, लेकिन तभी जिन उसे कहता है कि उसे यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन वो यहाँ पर भी एक सजेशन देना चाहता है और वो सजेशन ये है कि वो ओयांगू को लीडर के तौर पे यहाँ पे फायर करना चाहता है। ये सुनकर वहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं। साथ ही ओयांग क्लैन वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। लगता है कि यंग मास्टर जिन का यहाँ पे दिमाग खराब हो चुका है। वहीं ओयांगू जिन से कहता है कि लगता है कि सेफ हाउस में रहने के बाद वो यहाँ पे कुछ भूल चुका है कि उसे कब और किस पावरफुल पर्सन से कैसे बात करना चाहिए। ये सुनकर जिन एक स्माइल के साथ कहता है तो क्या ऐसी बात है। इसके बाद देखिए अटैक के अंदर उसने पूरी की पूरी जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। ये चीज देखकर ओयांगू भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। साथ ही जिन कहता है कि क्या वो लोग ये भूल गए कि यूना मर्चेंट ग्रुप उसे बिलोंग करता है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यॉन क्वेश्चन कर रहा होता है कि क्या ब्रदर जिन सच में ओयांगू को कॉन्फ्रेंस के अंदर फायर करने की बात करने वाले हैं। वो जिनको समझाता है कि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं तो हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे उनके लिए बाद में काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इस सुनकर जिन कहता है कि क्या वो ये बात जानता है कि जियांगू के अंदर अगर किसी मार्शल आर्टिस्ट को अंडर एस्टिमेट करा जाए तो फिर लोग मिलकर उसे डिवावर करने लगते हैं, और क्या वो हमारी यूना मर्चेंट ग्रुप की सिचुएशन को भी नहीं देख पा रहा है। ओयांगू भी धीरे धीरे करके उन्हें डिवावर करने का ट्राई कर रहा है। ये सारी बातें कहते हुए जिन उसको यहाँ पर ओयांग क्लैन के काफी सारे लोग दिखाने लगता है। इस पॉइंट पे यॉन समझ जाता है कि आखिरकार जिन उसे क्या समझाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन जिन यॉन को समझाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका बड़ा भाई यहाँ पे सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे यॉन कह रहा होता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि बिग ब्रदर किस बारे में बात कर रहे थे। वही ओयांगू के सामने उसको ओयांग क्लैन के काफी सारे लोग आ चुके होते हैं जो कि जिनके सामने तलवार निकाल कर उससे फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। वही ओयांगू पूरी तरीके से शॉक होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिरकार इसने अभी के अभी ये क्या किया, क्या ये सेफ हाउस से आने के बाद पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूना मर्चेंट ग्रुप के गार्ड्स भी शांत नहीं बैठते कि आखिरकार उनकी हिम्मत कैसी हुई यंग मास्टर के सामने स्वॉर्ड को उठाने की। ये कहते हुए वो लोग भी सामने की तरफ आ जाते हैं। वही चीज देखकर जिन भी कह रहा होता है कि सच में काफी ज्यादा बेकार है अपने एम्परर के ऊपर स्वॉर्ड को उठाना। इसके बाद जिन आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। ये सुनकर ओयांगू क्वेश्चन करता है कि आखिरकार उसे किस बात का बुरा लग रहा है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि यहाँ पे उसका रिटायरमेंट प्लान पहले से ही हो चुका है। इसके बाद जिन कहने लगता है कि कैसे उसने यहाँ पे कि फिजिशियन के द्वारा उसे मरवाने का ट्राई किया गया। इसके बाद उसके दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवा दी गई और इन सब चीजों की वजह से उसके फादर की तबीयत खराब हो गई। ये सारी बात सुनने के बाद वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि यंग मास्टर यहाँ पे किसी तरीके का सपना देख रहे हैं या फिर उन्हें यहाँ पर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन जिन हंसते हुए कहता है कि पर कितनी बेकार बात है कि फिजिशियन उसी के हाथों मारा गया और इस फिजिशियन के मरते ही उसने ओयांगू की पूरी किस्मत को चेंज कर दिया है। काफी ज्यादा दुख की बात है कि यहाँ पर उसने काफी ज्यादा मेहनत करी थी उसके मर्चेंट ग्रुप को बर्बाद करने की, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। सतीश जी यहाँ पे एक और पॉइंट रखता है कि उसने कुछ फाइल्स को चेक किया जिससे उसको ये पता चला कि उसके ग्रुप की वजह से उसे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, और जिनकी ये सारी बात सुनने के बाद ओयांगू को भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। इसके बाद वो अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि आज वो इसे जान से मार देगा। एंड ये चीज देखकर जिन अपने मन में कहता है कि इंटरेस्टिंग। एंड अगले ही पल जिन भी उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से इन दोनों का ही अटैक आपस में टकरा जाता है और जिनकी लाइटिंग अटैक देखकर ओयांगू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एंड इस पॉइंट पे उसको पता चल चुका था कि जिन ने मार्शल आर्ट को सीखा है, और अगले पल हम देखते हैं कि दोनों ही नीचे आ चुके होते हैं। ये चीज देखकर ओयांग क्लैन वाले पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर जिन ने भी मार्शल आर्ट को सीख रखा है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि जिन ने अभी अभी ओयांगू के स्ट्राइक को यहाँ पे रोका है। वही जिन यहाँ पे ओयांगू से कहता है कि लगता है कि रिकरप्ट होने के बाद उसके पास और कोई चारा नहीं बचा है अटैक करने के अलावा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी उसको एक ऑफिशियल डुअल बना रहा है। एंड जिनकी सारी बात सुनने के बाद वो अपने मन में कह रहा होता है कि बहुत ज्यादा एरोगेंट है, आज वो किसी भी कीमत पे इसको यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एंड तभी वो अपने ओयांग क्लैन के मेंबर से कहता है कि एक ऑफिशियल डुअल है तो अब कोई भी बीच में नहीं आएगा। एंड वो जिन से भी कहता है कि क्या ये काफी है, लेकिन जिन इसके लिए साफ मना करते हुए कहता है कि एक लाइफ और डेथ वाली डुअल होने वाली है। ये सुनकर वो जिन से कहता है कि लगता है कि हाल ही में यहाँ पे यंग मास्टर जिन ने मार्शल आर्ट को सीखा है और शायद उन्होंने ये मार्शल आर्ट किसी बड़े से एक्ट में रह के सीखा होगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि उन्होंने ये मार्शल आर्ट काफी कम टाइम में सीखा है जिसकी वजह से उनके पास लेवल और एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कम है। ये कहने के बाद ओयांगू ने अपने पास इस स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और वो सीधा जिन पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। एंड वो साथ ही ये कहता है कि वो ये बताएगा कि आखिरकार एक्सपीरियंस के अंदर डिफरेंस होना क्या होता है, लेकिन जिन बड़े आराम से उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात वो कर रहा है। एंड तभी जिन अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए सीधा उसके पेट में मारते हुए कहता है कि जो एक्सपीरियंस उसके पास है वो एक्सपीरियंस उसे कमाने में 100 साल भी कम पड़ जाएंगे। एंड इस अटैक को अपने ऊपर लेने के बाद ओयांगू को पता चल चुका होता है कि कितना ज्यादा पावरफुल अटैक था, लेकिन तभी जिन कहता है कि अब वो इसे दिखाएगा कि आखिरकार एक्सपीरियंस होना होता क्या है। ये कहने के बाद वो अपनी मोबिलिटी आर्ट का यूज करते हुए सीधा उसके पास पहुंच चुका होता है, जहाँ पे जिन लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है, पर वो अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पे जिन के अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जिन भी यहाँ पे रुकने का नाम नहीं लेता। एंड ओयांगू को इस पॉइंट पे समझ आ जाता है कि जिन कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसने हाल ही में मार्शल आर्ट को सीखा हो। उससे फाइट करते हुए उसको ऐसा लग रहा है कि वो किसी मार्शल मास्टर से फाइट कर रहा है, इसलिए वो और ज्यादा होल्ड बैक नहीं करता और अपने 3 स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। एंड ये चीज देखकर ओयांग क्लैन के लोग सोच रहे होते हैं कि ओयांगू अब यहाँ पे जिन को मारने वाला है। इसके बाद ओयांगू जिन पर अटैक करते हुए कहता है कि वो ऐसे किसी बच्चे से नहीं हार सकता, लेकिन जिन बड़े आराम से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये चीज देखकर ओयांगू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि आखिरकार
वो यहाँ पे कब आया। इसके बाद जिन अपने थंडर फीस टेक्निक को उसके मुंह पे मारते हुए कहता है कि फेयरवेल, और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो एक अटैक के साथ छत तोड़ के बाहर की तरफ निकल जाता है। ये चीज दूर से सियोंगमिन भी देख रहे होते हैं एंड सियोंगमिन का सर्वेंट उससे क्वेश्चन करता है कि आखिरकार लीडर ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर सियोंगमिन कहते हैं कि उसका बेटा वापस लौटा है मार्शल आर्ट सीख के एंड ये बात कहते हुए उनके चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओएंगू जमीन में पड़ा होता है और उसके सामने जिन खड़ा होता है। साथ ही गोया क्लैन के सारे मेंबर भी उसके पास आ चुके होते हैं। एक पर्सन ओएंगू को पकड़ते हुए जिन को गाली देते हुए कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। ये सुनकर जिन उसे कहता है तो क्या वो उसे यहाँ पे फाइट करना चाहता है। तभी दूसरा पर्सन जिनसे कहता है कि यहाँ पर जो भी डुएल हुआ है वो इस चीज की गवाही देता है, लेकिन जैसे कि ओएंग क्लैन रिवेंज लेने के लिए बार बार डुएल करेगा तो क्या यूना मर्चेंट ग्रुप इस चीज को अवॉइड कर पाएगा। ये सुनकर जिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब वो भी पीछे नहीं हटने वाला। ये सुनकर वही ओएंग क्लैन का मेंबर कहता है तो फिर यहाँ पर यूना मर्चेंट ग्रुप को अब आगे के लिए रेडी हो जाना चाहिए। लेकिन जिन बताता है कि अगर किसी को भी इससे दिक्कत होती है तो सारी की सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है। यूना मर्चेंट ग्रुप का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन योन इस चीज के लिए मना करता है क्योंकि ये चीज ब्रदर जिन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन तभी जिन चिल्लाते हुए कहता है कि ये यूना मर्चेंट ग्रुप उसको बिलोंग करता है, ये उसके फादर और सुबह जो गार्ड्स आए थे ये उनको बिलोंग करता है। यूना मर्चेंट ग्रुप हर उस पर्सन का है जो कि उसके साथ क्लोज में है, इसलिए और ज्यादा उपहार के कीड़े मकोड़ों को अपने यूना मर्चेंट ग्रुप को खाने नहीं देगा। साथ ही वो ओएंग ग्रुप से कहता है कि वो सारे के सारे लोग यहाँ पे फायर होते हैं। आज से यूना मर्चेंट ग्रुप के अंदर ओएंग क्लैन की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद वो सारे के सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। वही सब चीज देखकर सियोब की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। वो रोते हुए इस चीज को सेलिब्रेट करने वाला होता है, लेकिन वाइस कैप्टन यहाँ पे सियोब को चुप करवा देते हैं। वहीं बाकी सारे लोग सियोब को समझाते हैं कि वो लोग को यहाँ पे शर्मिंदा होना चाहिए कि वो लोग बस खड़े होकर देखते रहे, इसलिए वो लोग इस चीज को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। एंड इसके बाद जिन योन से कहता है कि एलेक्सर लाने के लिए, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद वो थक चुका है। ये सुनकर योन भी खुशी खुशी इस वाली बात पे एग्री करते हुए कहता है कि वो एक बहुत अच्छा एलेक्सर उनके लिए लेके आएगा। लेकिन साथ ही योन क्वेश्चन करता है कि आखिरकार ब्रदर अब गार्ड्स को कहाँ से लाने वाले हैं। लेकिन जिन कहता है कि यहाँ पे ऑलरेडी इसने कुछ गार्ड को अपने माइंड में रखा हुआ है। और तभी हम लोग एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है कि क्या वो लोग इस बात को लेके श्योर है कि वो लीजन ही था, और लीजन और कोई नहीं बल्कि जिनी है जो कि उसका पूरा नाम है। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। ये वो दिन होता है जब जिन पहली बार मेंशन के अंदर आया था। जिन वाइस कैप्टन हान से क्वेश्चन करता है कि क्या उन्होंने सुबह से कुछ खाया है। ये सुनकर वो मना करते हैं क्योंकि उस सुबह से काम के अंदर काफी ज्यादा बिजी थे। और जिन उनकी बातों को सुनते हुए सामने की तरफ ओएंग ग्रुप को देख रहा होता है जहाँ पे वो लोग मजे से बैठ के बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर जिन अपने मन में कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सुबह से खाना खाने तक का भी टाइम नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आराम कर करके इतना ज्यादा थक चुके हैं कि उनके पास और ज्यादा आराम करने का टाइम है। एंड ये चीज देखकर जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है वो ग्रिल को तोड़ते हुए कहता है वो इन सबके सबको यूना मर्चेंट ग्रुप से निकाल के ही रहेगा। इसके बाद वो लोगों को हाइड कर देता है और रेड बॉल वाले को देखते हुए कहता है उसे उन ओएंग वालों को रिप्लेस करके कुछ और गार्ड्स को यहाँ पे रखना होगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जिन एक बार के सामने आ चुका होता है। एंड जिन जैसे अंदर की तरफ एंटर करता है वहाँ के सारे लोग ही उसको देखना शुरू कर देते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तो यूना मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर है। उन्हें तो ऐसा लगा था कि कब का मर चुका होगा तबीयत खराब होने की वजह से, लेकिन खैर ये जिंदा है तो आज ही देखने में मजा आएगा कि आखिरकार ये कितने पैसे को उड़ाता है। लेकिन जिन हर एक चीज को इग्नोर करते हुए सीधा यहाँ पर एक कमरे के दरवाजे के बाहर आ जाता है जहाँ पे एक पर्सन जिनको देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि वो काफी टाइम बाद आया है। वही सच में देखना चाहता है कि आज वो कितना ज्यादा डोनेशन करने वाला है। लेकिन जिन उसे कहता है कि अगर अभी कभी उसने अपना हाथ नहीं हटाया तो वो उसका हाथ तोड़ देगा। इस सुनकर पर्सन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। लेकिन जिन उसको इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ आ चुका होता है जहाँ पे हम लोग उन्हीं लोगों को देखते हैं जिसके बारे में जिन बात कर रहा था। और हमें जानने को मिलता है कि इस पर्सन का नाम म्योंगो होता है। वो इसके साथ दो साथी भी होते हैं जिनका नाम मैं नहीं बताने वाला क्योंकि दोनों ही सेम दिखते हैं। म्योंगो जिनको देखते हुए कहता है कि उसके दोस्त से मिले हुए उसको काफी ज्यादा टाइम हो चुका है एंड वो जिनको देख के बता सकता है कि जिन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा है। वही जिन भी उसके सामने आके आराम से बैठ जाता है। वही जिन बैठते हुए कह रहा होता है कि इसने भले इसको भी फ्रेंड बोला है लेकिन ये रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। रियल बॉडी ओनर और ये बचपन से ही दोस्त थे, लेकिन ये दोस्ती सिर्फ वन साइडेड थी क्योंकि उसके वन साइडेड में बाकी वायलेंस था। उसने सिर्फ रियल बॉडी ओनर से पैसे लूटे हैं और उसे काफी ज्यादा पीटा है। सिंपल शब्दों में खाली उसको दोस्त के नाम पे बुली करता था। इसके बाद म्योंगो जिन से कहता है कि वो जानता है कि जिन ने काफी टाइम से पैसों को बर्बाद नहीं किया है तो इसीलिए उसको यहाँ पे पैसे बर्बाद करने की खुजली हो रही होगी। लेकिन ये सुनकर जिन अपने मन में कहता है कि ये खुजली तो उस बॉडी ओनर के साथ ही चली गई। लेकिन जिन को इतना खामोश देखकर म्योंगो से कहता है कि वो जब से यहाँ पर आया है वो काफी ज्यादा शांत है और ये चीज अब उसको गुस्सा दिला रही है। लेकिन जिन उसे कहता है कि वो भी यहाँ पे कुछ सोच रहा है। वहीं जिन अपने मन में कह रहा होता है कि क्या उसको यहाँ पे इसे जान से मार देना चाहिए क्योंकि उसके लिए जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो म्योंगो नहीं बल्कि ये दोनों ट्विंस ब्रदर है। म्योंगो की वजह से ये दोनों ही भाई ठग्स वाली लाइफ जीते आ रहे हैं, इसलिए उसके लिए दोनों भाई काफी ज्यादा वैल्यूएबल हैं। और तभी जिन कहता है कि उसने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। ये सुनकर म्योंगो कहता है कि वो जब से यहाँ पर आया है आखिरकार क्या बकवास कर रहा है। लेकिन जिन उससे अपना वॉलेट की मांग
मांगता है। ये सुनकर मियोंगो क्वेश्चन करता है कि जिन को वॉलेट की क्यों चाहिए, क्या उसको यहाँ पर पैसे चाहिए। ये सुनकर जिन कहता है कि हाँ, अब से उसने पैसे लेना शुरू कर दिया है। इसके बाद जिन यहाँ पे पैसों को याद दिलवाना शुरू करता है कि कैसे मियोंगो ने उसके सारे के सारे पैसे गैम्बलिंग में लगवा दिए, वहीं उसने उससे काफी सारे पैसे भी लिए एंड मियोंगो ने उसको इतना मारा कि उसके मेडिकल बिल्स के अंदर भी काफी ज्यादा पैसे लगे। शायद जिनको उससे 1 लाख सिल्वर न्यांग कॉइन लेना चाहिए। ये सुनकर मियोंगो यहाँ पे पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि लगता है कि जिन यहाँ पे पागल हो चुका है, क्योंकि उसके वॉलेट की के अंदर सिर्फ 1 लाख न्यांग सिल्वर कॉइन ही नहीं है, बल्कि काफी सारा गोल्ड और ज्वेलरी भी है जो कि वो चाहकर भी उससे नहीं ले सकता। ये सारी बातें कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है एंड वो जिन से ये भी कहता है कि अगर जिन उसे कुछ पैसे मांगता तो शायद वो उसको दे भी देता, लेकिन उसे यहाँ पर अचानक से वॉलेट की नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन मियोंगो की बात सुनने के बावजूद भी जिन यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। ये देखकर मियोंगो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो जिन से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार वो उसको यहाँ पे इग्नोर क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी जिन उसकी बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। ये चीज देखकर पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो चुका होता है। इसके बाद वो उन दोनों ट्विन से कहता है कि इसको पकड़ के जमीन पे लेटा दो, शायद इसको जब मार पड़ेगी तब इसको थोड़ी सी अकल आएगी। ये सुनकर उनमें से एक टकलू जिन को पकड़ लेता है, लेकिन ये देखकर जिन कहता है कि सीरियसली वो इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा नॉर्मली सॉल्व करना चाहता था, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि कोई भी चीज यहाँ पे काइंडनेस के साथ हो ही नहीं सकती। ये कहने के बाद जिन ने उसका हाथ पकड़ के यहाँ पे तोड़ दिया होता है एंड जिन एक ही बार में उस टकले को काफी दूर फेंक देता है। वो ये देखकर दूसरा टकलू भी जिन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन जिन अपने हाथों पर बैलेंस बनाता है और सीधा एक लात उसके पैरों पे मार देता है एंड इस वजह से उस टकलू का पैर भी यहाँ पे टूट जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों वापस से उठने लगते हैं। ये देखकर जिन शौक होते हुए कहता है कि उसने अभी इन दोनों के हाथ और पैर तोड़ दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पे खड़े हो रहे हैं जैसे कि इनकी आंखों में कोई डर ही नहीं है। एंड इसके बाद वो दोनों टकलू जैसे ही जिन पर अटैक करते हैं, जिन अपनी जगह से गायब हो जाता है एंड सीधा उन दोनों के पीछे पहुंच जाता है। इसके बाद जिन हवा में जंप लगाकर उन दोनों टकलू के टकले पकड़ते हुए कहता है कि वो पहले से ही जानता था कि ये दोनों ही उसके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल हैं, लेकिन अगर वो लोग एक बार और उस पर अटैक करने के लिए आते हैं तो शायद वो इस बार इन दोनों को जान से मार देगा। ये कहने के बाद जिन दोनों टकलों के सर आपस में ही लड़वा देता है, जिस वजह से वो दोनों टकले जमीन पे गिर के बेहोश हो जाते हैं। ये चीज देखकर मियोंगो घबराते हुए जिन से कहता है कि आखिरकार ये सब क्या था, आखिरकार जिन ने ये सारी चीजें कब सीखी। लेकिन जिन एक स्माइल के साथ कहता है कि अब यहाँ पर सिर्फ उसका फ्रेंड ही बचा हुआ है। ये देखकर मियोंगो जिन से कहता है कि जिन को यहाँ पर उससे पहले ही बता देना चाहिए था, अगर उसने मार्शल आर्ट को सीखा है सेफ हाउस के अंदर रह के तो शायद चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। ये सुनकर जिन मुस्कुराते हुए कहता है कि मियोंगो उसे हमेशा से ही सरप्राइज करते हुए आया है, तो इसीलिए आज उसने खुद उसे सरप्राइज कर दिया। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि मियोंगो ने अपने यहाँ पे चाकू को निकाल लिया होता है जिन पर अटैक करने के लिए, और जिन भी इस चीज के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। इसके बाद मियोंगो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बस एक स्ट्राइक उसके लिए काफी है, लेकिन तभी जिन सीधा टेबल को उठा के उसके मुंह पे मार देता है और अगले ही पल वो टेबल को तोड़ते हुए सीधा उसके मुंह पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन अगले ही पल जिन मुक्का मारने की वजह सीधा उसके सर को पकड़ के उसे थंडर शॉक देना शुरू कर देता है। यही सब चीजें बाहर वाला गार्ड देखकर डरते हुए कहता है कि शायद लगता है कि यहाँ पर आज कोई मारा जाएगा। वहीं थंडर शॉक आने की वजह से मियोंगो की हालत यहाँ पे पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। लेकिन तभी जिन उसके पास आते हुए कहता है कि वो जानता है कि अभी भी मियोंगो यहाँ पे जागा हुआ है। इस सुनकर मियोंगो कहता है कि अरे उसने पकड़ लिया। वहीं मियोंगो अपने मन में कह रहा होता है कि आखिरकार जिन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, क्या ऐसा सेफ हाउस के अंदर रहने की वजह से हुआ है या पहले से ये मार्शल आर्ट को सीख रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन ने मार्शल आर्ट बस इसलिए सीखा होता कि वो मुझसे रिवेंज को ले सके, क्योंकि मैंने उसे जिंदगी भर परेशान जो किया है। लेकिन अगले पल मियोंगो जिन के सामने अच्छा बनते हुए कहता है कि आखिरकार वो लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया है, लेकिन आखिर में जो चीज मैटर करती है वो ये है कि हम लोग दोस्त हैं। ये सुनकर जिन भी कहता है कि ठीक है, वैसे भी वो लोग दोस्त जो हैं। ये सुनकर मियोंगो से गले लगाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग दोस्त नहीं, हम लोग तो भाई हैं। लेकिन जिन उसे चिपकने के लिए मना करता है। इसके बाद मियोंगो दोनों टकलों से यहाँ पे जिन को ग्रीट करने के लिए कहता है, क्योंकि अब से वो उनका बड़ा भाई है। इस सुनते ही वो दोनों टकले भी जिन को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ मियोंगो अपने मन में कह रहा होता है कि बड़ा भाई आखिरकार ये क्या बकवास है। ये कमीना हमेशा से ही उसके जूते चाटते हुए आया है और इसे क्या लगता है कि एक जूते चाटने वाला उसका भाई बन जाएगा। बस वो यहाँ से बाहर निकलने का सोच रहा है। जैसे वो यहाँ से बाहर निकलेगा वे दोनों टिन ब्रदर्स को लेके यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई किसी भी चीज से उसके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल हैं। लेकिन तभी जिन कहता है कि अभी अभी उन लोगों ने उसे अपना भाई बोला है, तो फिर क्या इन दोनों ट्विन ब्रदर्स को उसके ऑर्डर्स नहीं मानने चाहिए। ये सुनकर मियोंगो भी इस बात के लिए उन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर देता है। ये चीज देखकर वो दोनों ट्विन्स भी जिन को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि अब से वो लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। लेकिन तभी जिन कहता है कि अभी देखने की बारी है कि मियोंगो और उसके बीच में दोनों में सबसे बड़ा भाई कौन है, और अब से वो दोनों ट्विन ब्रदर्स उनके बीच में नहीं आएंगे। ये सुनकर मियोंगो को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार जिन किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगले ही पल वो समझ जाता है कि आखिरकार जिन यहाँ पे क्या कहना चाहता है। वो उन दोनों ब्रदर्स को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों ट्विन ब्रदर्स कमरे के बाहर चले जाते हैं। इसके बाद जिन मियोंगो से कहता है कि वो जानता है कि मियोंगो के लिए पैसा बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो फिर आखिरकार वो इन दोनों ट्विन ब्रदर्स का क्या करेगा। इसलिए जिन इन दोनों को अपने साथ ले जा रहा है वो इन दोनों को अच्छे से बड़ा करेगा। लेकिन तभी मियोंगो से कहता है कि वो उसके सारे के सारे पैसे ले जा सकता है, लेकिन वो उन
दोनों भाई को छोड़ दे। ऑलरेडी जिन ने उसे पहले ही काफी ज्यादा पीट लिया है, अब वो उन दोनों को भी उससे छीन रहा है। ये तो वही आसान शब्दों में बात हो गई कि जिन कह रहा है कि बस जाके मर जाओ, इसीलिए वो गुस्से में जिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी जान से मार दे। इस सुनकर जिन भी तुरंत इस वाली बात पे एग्री करते हुए सीधा उसके मुंह पे अटैक कर देता है और लगातार उसके ऊपर पंचों की बारिश भी कर देता है। और इस तरीके की मार पड़ते हुए म्योंगो समझ जाता है कि जिन यहाँ पे सच में उसे जान से मारने वाला है। इसलिए वो अगले पल जिन को रुकने के लिए कहता है कि जिन चाहे तो उसे वॉल्ट की उसका ले सकता है, लेकिन जिन उसे फेंकते हुए कहता है कि उसको लगा था यहाँ पे कोई जरूरी बात होगी। एंड अगले पल हम देखते हैं कि वो दीवार तोड़ते हुए सीधा म्योंगो बाहर जाके गिरता है और यहाँ पे वो दोनों ही टकले म्योंगो को देखकर कहते हैं कि क्या वो यहाँ पर हार चुके हैं। इस सुनकर म्योंगो कहता है कि हाँ वो यहाँ पे हार चुका है, अब से जिन ही उनका बड़ा भाई है। वही म्योंगो अपने मन में कह रहा होता है कि आज वो इतना ज्यादा ह्यूमिलेट हुआ है कि उसे मन कर रहा है कि वो यहाँ पे रोए, लेकिन वही दूसरी तरफ वो खुद को दिलासा देते हुए कहता है कि दोनों ही ट्विन ब्रदर्स उसके साथ काफी टाइम से रहे हैं, इसी वजह से उन लोगों के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है। अच्छी बात यह है कि वो लोग यूना मर्चेंट ग्रुप के अंदर अच्छे से रह पाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो जिन के साथ बचपन से था, तो फिर आखिरकार इसका बॉन्ड कैसे नहीं बना। वही म्योंगो यहाँ पे जब ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी वो दोनों टकले यहाँ पे म्योंगो से कहते हैं कि हर एक चीज के लिए उसका शुक्रिया। ये कहने के बाद दोनों टकले उसके सामने से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि म्योंगो वहाँ से बाहर आते हुए कहता है कि किसी आदमी ने उसे कहा था कि किसी टकले पर्सन पर यकीन मत करना। सच में उसने सांपों को पाल के रखा हुआ था, एटलीस्ट उन्हें कम से कम थोड़ा सा यहाँ पे रोना तो चाहिए था। लेकिन म्योंगो जैसे ही वहाँ से बाहर आता है, सारे के सारे लोग ही वहाँ पे म्योंगो को देख रहे होते हैं कि सच में ये मार खाया है और इसके ट्विन ब्रदर्स भी इसके साथ में नहीं है। और अगले ही पल वो सारे लोग म्योंगो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर म्योंगो को डराते हुए कहता है कि सामने से हट जाओ, नहीं तो बाद में उन लोगों को रिग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन म्योंगो की ये बात सुनने के बाद अब कोई भी नहीं डरता। उन लोगों ने अपने वेपन्स तक को यहाँ पे उसे मारने के लिए निकाल लिया होता है। ये देखकर म्योंगो भी समझ जाता है कि ये लोग सच में उसे जान से मारने वाले हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे बिना लड़े हार नहीं मानना चाहता था। वो भी उन लोगों से फाइट करने के लिए यहाँ पे रेडी हो चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी कोई एक पर्सन मुक्का मार के उन सबको पीछे हटा देता है। एंड हमें जानने को मिलता है कि और कोई नहीं बल्कि जिन होता है, जो कि उन लोगों से कहता है कि अगर वो लोग इसे जान से मारना चाहते हैं तो तब आके फाइट करे जब ये अच्छी कंडीशन में हो, ना कि तब जबकि वो ऑलरेडी इंजर्ड हो। एंड उसको देखकर म्योंगो अपने मन में कह रहा होता है कि फिर से यहाँ पर कूल बनने के लिए आ गया। इसके बाद म्योंगो वैसे ही बेकार हालत में वहाँ से चला जाता है जहाँ पे ट्विन ब्रदर्स उसको देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्विन ब्रदर्स ने सामान को ले लिया होता है। वही वो ट्विन ब्रदर्स जिनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने म्योंगो की हेल्प करी। एंड ये चीज देखकर जिन अपने मन में कहता है कि जो भी इस बार के अंदर आता था वो हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन करता था कि आखिरकार क्या वजह थी कि दोनों ट्विन ब्रदर्स म्योंगो को फॉलो कर रहे हैं। कोई कहता था कि म्योंगो ने इन दोनों को स्लेवरी में खरीदा है, वहीं कोई कहता था कि ये दोनों ही उससे काफी ज्यादा डरते हैं, यही वजह है कि ये दोनों उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब जिन समझ चुका है कि ये दोनों ही म्योंगो को अपनी मर्जी से फॉलो कर रहे थे। एंड ये वो चीज है जो कि अपनी सेकंड लाइफ के अंदर वापस से विटनेस कर रहा है, किसी का साथ देने की ट्रू इंटेंशन। इसी के साथ जिन उन लोगों को लेकर यहाँ से निकल गया होता है। वहीं हम लोग एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि एक जगह पर छुप को जिन को देखते हुए कह रहा होता है कि क्या सच में ये जिन है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे चलते हुए कह रहा होता है कि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है कि जिन वापस लौटा नहीं है। वो कुछ टाइम पहले ही बस दो यहाँ पे बड़े से जायंट को लेके आया था और उसके बाद ही यहाँ से गायब हो गया। एंड ये सारी बातें जब वो सोच ही रहा होता है तभी उसको घोड़ा गाड़ी की आवाज आती है। एंड हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी के अंदर काफी सारा सामान होता है, जिसे देखकर योन कहता है कि इन सामान को ध्यान से उतारना क्योंकि सारी की सारी चीजें ही काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन तभी जायोन एक्साइटेड होते हुए योन से कहता है कि ये तो वही सारे एलेक्जर्स हैं जो कि लाइन लगाने के बाद भी नहीं मिलते हैं। लेकिन तभी उसको पीछे से फादर की आवाज आती है जो कि कहते हैं कि उन्होंने इन सारी की सारी चीजों का ऑर्डर दिया था। एंड ये चीज देखकर योन फादर से कहता है कि अभी भी वो ठीक नहीं हुए हैं तो उनको अभी भी रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर वो कहते हैं कि नहीं, वो पहले से काफी ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं इसीलिए वो बाहर आ गए। वहीं जायोन फादर से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार वो इतने सारे एलेक्जर्स का क्या करने वाले हैं। वहीं वो मन में सोच रहा होता है कि ब्रदर जिन ने सिर्फ एक एलेक्जर मांगा था, तो यानी कितने सारे एलेक्जर्स में से एक एलेक्जर उसको भी मिलेगा। लेकिन तभी उसके फादर कहते हैं कि सारे के सारे एलेक्जर्स ही जिन के लिए हैं। ये सुनते ही बेचारे के अरमानों पे पानी फिर जाता है। वो अपने फादर से कहता है कि ब्रदर जी इतने सारे एलेक्जर्स का क्या करेंगे। ये सुनकर उसके फादर बताते हैं कि सिर्फ एक एलेक्जर यहाँ पर काफी नहीं है उनकी फेट को चेंज करने के लिए। वैसे भी उन लोगों ने ओयांग क्लैन और डायटी सेक्ट पर अपना काफी ज्यादा पैसा बर्बाद कर दिया है, तो ये चीज उनके लिए कुछ भी नहीं है। और ये सारे एलेक्जर्स उन्होंने अपने फ्रेंड से अर्जेंटली मांगे थे एक लेटर के थ्रू, क्योंकि उनका फ्रेंड भी अच्छी से ये बात जानता है कि अगर यूना मर्चेंट ग्रुप कोलैप्स होता है तो वो लोग भी कोलैप्स हो जाएंगे। और ओयांग को भी उन्होंने कैप्टन चुना था, तो ये सारी की सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं। एंड सारी बात सुनकर वाइस कैप्टन हान भी कहते हैं कि यहाँ पे सच में यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये सुनकर लीडर कहते हैं कि हाँ वैसे भी जिन काफी ज्यादा टैलेंटेड है। एंड इन लोगों की ऐसी बातें सुनने के बाद तो जायोन का दिमाग यहाँ पे पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जायोन अपने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो पास्ट की बातों को याद करता है जब उसने अपने फादर से कहा था क्या उसके लिए यहाँ पर कोई भी एलेक्जर नहीं है। ये सुनकर उसके फादर शॉक हो जाते हैं कि जायोन को भी एक एलेक्जर उसके लिए चाहिए। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जायोन प्रैक्टिस करते हुए कह रहा होता है कि जब देखो तब हर कोई जिन का ही नाम ले रहा है। क्या ये किसी तरीके का भेदभाव नहीं है जो कि वो लोग उसके साथ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिन ने सब पर जादू कर दिया है। लेकिन अगले पल वो देखता है कि पीछे से जिन काफी तेजी से भागता हुआ उसी की तरफ आ रहा
होता है और अगले ही पल जिन उसके बगल से निकलते हुए कहता है कि रास्ते में मत आओ। एंड ये कहने के बाद जिन आगे की तरफ निकल जाता है, लेकिन तभी जायोन देखता है कि जिन ने अपने पैरों के अंदर वजन को बांधा हुआ है और वो ऐसी वजन को लेके भाग रहा है। ये चीज देखकर यहाँ पे जायोन और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है एंड इसके बाद वो यहाँ पे वापस से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जो कि करते करते शाम हो जाती है। एंड जायोन यहाँ पे ओएंगू की टेक्निक को यूज कर रहा था, साथ ही वो टाइम भी वो याद करता है जब जिन ओएंगू को पीट रहा था। वो उन गलतियों को अवॉइड करने का ट्राई कर रहा होता है जो कि ओएंगू ने किया था, लेकिन इसके बाद वो रुकते हुए कहता है कि नहीं, वो जिन कमीने को नहीं हरा सकता। लेकिन अगले पल वो देखता है कि जिन उसके बगल में खड़े होकर क्वेश्चन करता है कि आखिरकार उसने कमीना किसको कहा, और जिन को अपने सामने देखकर जायोन पूरी तरीके से घबरा जाता है। वो क्वेश्चन करता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन जिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसकी स्वॉर्ड उसे देते हुए कहता है कि जो टेक्निक अभी वो यूज कर रहा था वो उसे वापस दिखाए, वो सच में अच्छी थी। ये देखकर जायोन समझ जाता है कि जिन उसे पहले से ही देख रहा था। इसके बाद जायोन स्वॉर्ड को घुमाते हुए सीधा डमी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है एंड इसके बाद वो खुश हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि काफी ज्यादा मस्त अटैक था। लेकिन तभी जिन कहता है कि ओएंगू ने भी ऐसे ही बेकार अटैक उस पे किया था। ये देखकर जायोन उस पे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा बकवास करता है, लेकिन अगले पर वो देखता है कि जिन उस पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, पर तभी जायोन अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है एंड वही जिन कह रहा होता है कि सबसे पहले उसने ओएंगू के विजन को ब्लॉक किया और तभी तेज मूव किया ताकि वो डिफेंसलेस हो जाए। ये कहते हुए जिन उसके पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जैन काफी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है। ये चीज देखकर जैन घबराते हुए कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, आखिरकार वो क्या कर रहा है, लेकिन जिन यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। ये चीज देखकर जैन वापस से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले पल जिन वहाँ से गायब हो जाता है और जैन के पीछे आकर अपने पंच को रेडी करते हुए उससे कहता है कि इसके बाद मैंने ओएंगू पे अपने फाइनल पंच को रेडी किया ताकि मैं उसे खत्म कर सकूं। ये कहते जिन ने जैन पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन अगली सीन में पता चलता है कि जिन ने ऐसा नहीं किया होता, उसने अपने अटैक को रास्ते में ही रोक लिया था। और ये चीज देखकर जैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने मन में कहता है कि लगभग इसने उसे मार ही दिया था। वहीं जिन उसके सामने स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कह रहा होता है कि अगर वो ओएंगू की 3 टेक्निक को यूज करने की सोच रहा है तो पहले ही वो उसको बता दे कि वो 1 हिट किल टेक्निक है एंड उसे सीखने के लिए उसके स्लैशेस काफी ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, नहीं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ पे भी अटैक करता है वो पर्सन की जान नहीं ले पाएगा। और ओएंगू से फाइट करते टाइम अगर उसके पास और ज्यादा स्पीड होती तो वो कब का ओएंगू को मार चुका होता। वहीं जिन अपने मन में कह रहा होता है कि उसके पहले वाली बॉडी और इस बॉडी के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि अभी वाली बॉडी एक गॉड गिफ्टेड बॉडी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये उसके मार्शल आर्ट्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं है। अगर वो अपनी पहले वाली बॉडी के अंदर होता तो ओएंगू को स्वॉर्ड निकालने का टाइम भी नहीं मिलता और वो मारा जाता। लेकिन खैर अभी भी इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फीस्ट किंग तक को ओवरकम कर पाए थे, तो इसीलिए उसे और ज्यादा पावरफुल होना होगा, पहले के मुकाबले और भी ज्यादा। लेकिन तभी मेट जिनके पास आते हुए कहती है कि कुछ गेस्ट उससे मिलने के लिए आए हैं। इस सुनकर जिन उससे कहता है कि उन्हें वेट करने के लिए कहा, वो थोड़ी देर में आ रहा है। एंड यहाँ से जाने से पहले जिन जायोन के सर पे मारता है। ये देखकर जायोन उस पे चिल्लाते हुए कहता है कि अब उसने उसे क्यों मारा। ये सुनकर जिन जाते हुए कहता है कि किसी ने उसे कमीना जो कहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पे एक पर्सन से 2 लोग कह रहे होते हैं कि उसकी बातों पर उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जिन ने मार्शल आर्ट को सीख लिया है। ये सुनकर वो पर्सन जिसका नाम यूंग होता है वो बताता है कि कल शाम को जब वो ड्रिंक करते हुए लौट रहा था तो उसने अपनी आंखों से जिन को देखा था, जो कि पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए मुड़ा वो वहाँ से गायब हो गया। ये सुनकर वो पर्सन कहता है कि यही तो वजह है कि उन्हें और ज्यादा उस पर यकीन नहीं हो रहा है। एंड हमें जानने को मिलता है कि इस पर्सन का नाम जू होता है और वह जो दूसरा पर्सन होता है उसका नाम ग्योक होता है। जू और ग्योक यहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे यही चीज तो वेरीफाई करने के लिए आए हैं कि क्या जिन ने सच में मार्शल आर्ट को सीख लिया है। ये सारी बातें करते हुए वो लोग जिन का दरवाजा खोल देते हैं और जिन और ट्विंस को देखकर वो लोग इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो लोग दरवाजे को वापस से बंद कर देते हैं। एंड इसके बाद जू और ग्योक यहाँ पे मेड से क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या यही उनका यंग मास्टर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूना मर्चेंट ग्रुप के लीडर ने एक और बच्चे को अडॉप्ट कर लिया हो। ये सुनकर वो मेड बताती है कि नहीं, यही उनके यंग मास्टर हैं। वो लोग घबराते हुए कह रहे होते हैं कि कहीं उन लोगों ने ज्यादा ड्रिंक तो नहीं कर लिया है, क्योंकि वो लोग पहले और अभी वाले जिन के अंदर साफ डिफरेंस को देख पा रहे हैं। लेकिन तभी जिन अपने कमरे से बाहर आते हुए उन लोगों के सामने आ जाता है। ये देखकर वो तीनों यहाँ पर घबरा जाते हैं। लेकिन इसके बाद जिन मेड को ट्विन ब्रदर्स को डाइनिंग हॉल ले जाने के लिए कहता है, साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि ये दोनों काफी ज्यादा खाना खाते हैं तो इन दोनों के लिए बड़ा बाउल देना। ये सुनकर मेड भी इस वाली बात पे तुरंत ही एग्री करते हुए उन दोनों को ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों घबराए होते हैं कि वो जिन की नजर से खुद को कैसे बचाएं। लेकिन तभी जिन काफी सीरियस टोन में उन तीनों से कहता है कि क्या वो तीनों यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहने वाले हैं। ये सुनकर तो वो तीनों और ज्यादा घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कमरे के अंदर ये तीनों यहाँ पे जिन के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। वहीं हमें जिन से जानने को मिलता है कि ये लोग 4 हेवनली मेंबर के नाम से जाने जाते हैं और इन तीनों का 4th मेंबर और कोई नहीं बल्कि रियल बॉडी ओनर था। ये चारों ही गैम्बलिंग, पैसा और लड़की के पीछे पागल हैं। यही वजह है कि इन चारों को बेकार सा टाइटल दिया गया है। वहीं इन लोगों को देखकर जिन अपने मन में कह रहा होता है कि फिर से वो लोग आ गए जो कि रियल बॉडी ओनर का अपना दोस्त बताते हैं। वही जिन कह रहा होता है कि उसने रियल बॉडी ओनर की मेमोरी से देखा था कि ये लोग खाली सिर्फ लड़की, पैसा और गैम्बलिंग के बारे में ही बात करते हैं। पर तभी ग्योक जिन से कहता है कि उन लोगों ने हाल ही में सुना था कि जिन वापस लौट आया है, तो अब वो कैसा फील कर रहा है। ये सुनकर जिन कहता
कहता है कि अब वो पहले से ठीक है। एंड ग्यूक उसका हाथ देखकर शॉक होते हुए कहता है कि हाँ, ये बताया जा सकता है कि वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन वह जू जिन की बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रहा होता है और जू को ये पता चल चुका था कि जिन एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। लेकिन तभी वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि उन लोगों ने हाल ही में सुना था कि यहाँ पे जिन ने ओएंगू को हरा दिया है। इसका रिप्लाई देते हुए जिन कहता है कि नहीं, वो उस टाइम बस लकी था। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि यानी ये बात सच है कि जिन ने सच में ओएंगू को हराया है। साथ ही वो लोग कहते हैं कि जिन पहले के मुकाबले यहाँ पर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। ये सुनकर जिन कहता है कि पहले वाला जिन अब मर चुका है। ये सुनकर उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे जिन अपने पास्ट सेल्फ की बात कर रहा है। इसीलिए ग्यूक यहाँ पे जिन से क्वेश्चन करता है कि जिन अब आगे करने का क्या सोच रहा है। ये सुनकर जिन कहता है कि उसके ऊपर काफी सारा डेप्ट हो रखा है, इसीलिए अब वो सोच रहा है कि वो अपने यूना मर्चेंट ग्रुप के अंदर फादर की हेल्प करेगा। इसीलिए अब उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, वो खाली यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। एंड जिन की ये बात सुनने के बाद वहाँ चारों तरफ शांति हो जाती है। ग्यूक और यूंग यहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि कहीं वो गलत घर के अंदर तो नहीं आ गए हैं। वहीं जू जिन को देखते हुए पास्ट की बातें याद करता है जब यहाँ पे जिन सेफ हाउस जाने वाला था। जिन जू को बताता है कि उसके फादर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन जू जिन से कहता है कि वो सेफ हाउस जाने के बाद खुद को रिकवर करने पर फोकस करे और अच्छे से पढ़ाई करे ताकि वापस आने के बाद वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए। और जिन के चेहरे पर भी ये सुनकर एक स्माइल आ गई होती है। वही सीन जब प्रेजेंट पे आता है, जू जिन से कहता है कि वो सच में काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। वही यूं कह रहा होता है कि सेफ हाउस जाने से पहले ही उन्हें जिन को किडनैप कर लेना चाहिए था ताकि ये कमीना इतना ज्यादा चेंज ही ना हो पाता। ये सुनकर जू यूं का मजाक उड़ाता है कि उस दिन तो वो जिन से मिलने के लिए भी नहीं आया था क्योंकि उस दिन यूं रोजो रहा था। ये सुनकर यूं खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि वो उस दिन बिजी था। और इन लोगों की बात सुनने के बाद जिनको रियलाइज हो जाता है कि रियल बॉडी ओनर के सच में यहाँ पे कुछ दोस्त थे। इसके बाद जिन इन लोगों को ड्रिंक सर्व करते हुए कहता है कि वो तो चेंज हो गया, लेकिन अब उन लोगों का क्या। ये सुनकर वो लोग भी कहते हैं कि क्या वो लोग भी सच में चेंज हो सकते हैं। लेकिन जिन अब सारी बातों को छोड़कर उनको ड्रिंक एंजॉय करने को कहता है। वहीं ग्यूक ड्रिंक पीते हुए पास्ट की बातों को याद करता है कि कैसे वो लोग सिर्फ एक कुएं के मेंढक थे, लेकिन उनमें से एक बंदा अब पहाड़ को चढ़ के दुनिया देख चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे ये लोग बाहर आ चुके होते हैं जाने के लिए। वो लोग जिनको कंग्रेचुलेशन करते हैं उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एंड इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जिन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बदल चुका है, तो क्यों ना उन्हें भी बदल जाना चाहिए। और ऐसी बातें करते हुए वो लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग डायटी सेट का सीन देखते हैं जहाँ पे ओएंग क्लैन का एक मेंबर डायटी सेट के लीडर को बता रहा होता है कि ओएंगू यहाँ पे मारा जा चुका है। एंड इसके लीडर का नाम जीसेंग होता है जो कि उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, आखिरकार ओएंगू कैसे हार सकता है। एंड वो क्वेश्चन करता है क्या यूना मर्चेंट ग्रुप अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये सुनकर वो मेंबर बताता है कि हाँ ऐसा हो चुका है। एंड साथ ही वो सारी बातें बताता है कि कैसे जिन ने ओएंगू को मारा है। ये सुनकर जीसेंग जिन की तारीफ करता है एंड क्वेश्चन करता है कि जिन कौन सा वेपन यूज कर रहा था। ये सुनकर वो मेंबर बताता है कि जिन बिना किसी वेपन के फाइट करता है। एंड ये सुनते ही वो यहाँ पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। जीसेंग कहता है कि एक स्वॉर्ड्समैन बिना किसी वेपन वाले पर्सन से कैसे हार सकता है। लेकिन तभी वो मेंबर यहाँ पे रिवेंज की बात करता है। ये सुनकर जीसेंग कहता है कि आखिरकार वो लोग ऐसे किसी चीज का रिवेंज कैसे ले सकते हैं जहाँ पे फेयर डुएल हुआ हो। वैसे भी वो लोग कोई ठग्स नहीं है। लेकिन इन बातों से उस मेंबर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जीसेंग पे चिल्लाते हुए कहता है कि वो लोग काफी टाइम से फ्रेंड हैं, तो क्या उसे ओएंग क्लैन की हेल्प नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगले पल जीसेंग अटैक करके उसका गला यहाँ पे काट देता है और इसी के साथ वो यहाँ पे मारा जाता है। वहीं जीसेंग कह रहा होता है कि आखिरकार मुर्दों का कौन दोस्त बन के रहना चाहेगा। लेकिन ये चीज देखकर उसके साथ वाली लड़की काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है। ये चीज देखकर जीसेंग उस लड़की से माफी मांगता है एंड उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है। इसके बाद चलते हुए जीसेंग अपने लोगों से क्वेश्चन करता है कि क्या अब यूना मर्चेंट ग्रुप उनको टैक्स पे नहीं करेगा। ये सुनकर वो पर्सन बताता है कि इसके लिए उन लोगों ने साफ मना कर दिया है और साथ ही उन लोगों ने ओएंगू को जान से मार दिया। ये सुनकर जीसेंग कहता है कि शायद वो लोग उन्हें यहाँ पे कम हाँक रहे हैं। ये सुनकर वो पर्सन क्वेश्चन करता है तो क्या वो उन लोगों को जान से मारने वाले हैं। लेकिन इसके लिए जीसेंग साफ मना करते हुए कहता है कि वो लोग कोई किलर नहीं है जो कि ऐसे ही बार बार किसी को जान से मारते रहे। ये सुनकर उसका साथी क्वेश्चन करता है तो क्या फिर वो उन लोगों को ऐसे ही जाने देने वाले हैं। लेकिन वही सामने की तरफ हम देखते हैं कि जिनके दोस्त जा रहे होते हैं। तभी जीसेंग अपने साथी से कहता है कि उसे खाली एक चीज चाहिए और वो है यूना मर्चेंट ग्रुप का पैसा। और ये चीज जू भी तुरंत ही सुन लेता है। वही जीसेंग अपने साथी को बता रहा होता है कि उसने सुना है कि यूना मर्चेंट ग्रुप के लीडर के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो क्या उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसके बेटे के पास कितना ज्यादा पैसा होगा। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जू सीधा जिन के पास आ चुका होता है। उसको देखकर जिन क्वेश्चन करता है कि आधी रात को वो यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन जू उसको बताता है कि ऐसा लग रहा है कि डायटी सेट वाले उस पर अटैक करने वाले हैं। डायटी सेट का नाम सुनते ही जिनको वो टाइम याद आ जाता है जब सियोब ने बताया था कि वही सेक्ट है जिसने उन पर टैक्स लगाया था। इसके बाद जिन जू से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार वो लोग अभी कहाँ पे हैं। ये सुनकर जू बताता है कि तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग अपने बेस पर होंगे। ये सुनकर जिन उसे अंदर की तरफ आने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही वेयर हाउस के अंदर आ चुके होते हैं। एंड जिन यहाँ पे कपड़े पहनते हुए जू से क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे जू पक्का से उनके बेस के बारे में जानता है। ये सुनकर जू शॉक हो जाता है एंड क्वेश्चन करता है कि आखिरकार वो लोग उनके बेस पर क्यों जा रहे हैं। वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है एंड हम लोग ये भी नहीं जानते कि आखिरकार वो जिन के साथ क्या करने वाले हैं। ये सुनकर जिन कहता है कि इसीलिए तो वो लोग पहले उनके पास जा रहे हैं। एंड कहते हुए जिन ने अपने मुंह पर एक कपड़ा लगा लिया होता है। साथ ही वो जू को
भी एक नाइफ दे देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ही डैडी सेट के बेस पे आ चुके होते हैं। एंड वहाँ पर काफी सारे गार्ड को देखकर जिन कहता है कि यहाँ पर तो काफी सारे गार्ड हैं। इसके बाद वो दोनों सीधा एंट्रेंस गेट की तरफ आ जाते हैं। साथ ही जू जिन को बता देता है कि वो पहले ही बता दे रहा है कि वो यहाँ पर उसके ज्यादा काम नहीं आने वाला। लेकिन जिन उससे कहता है कि आखिरकार वो किस बारे में बात कर रहा है, उसका काम तो हो चुका है। ये सुनकर जो शौक हो जाता है कि उसे खाली जिन को यहाँ तक लेके आना था। एंड साथ ही वो जिन से क्वेश्चन करता है कि उनके पास कोई प्लान भी नहीं है, आखिरकार वो अंदर कैसे जाने वाले हैं। लेकिन तभी जिन लात मार के दरवाजा खोलते हुए कहता है कि इसका आंसर तो सिंपल है, गेट से। और तभी में फीस्ट किंग के बारे में कुछ बताया जाता है कि डैन एक ऐसा पर्सन था जो कि कभी भी किसी के सामने नहीं झुका, यहाँ तक उसने कभी भी फाइट को अवॉइड नहीं किया। कि जब वो ऑर्फन था तब भी नहीं, यहाँ तक जहानगू में भी अपना नाम बनाने के टाइम पे वो किसी के सामने नहीं झुका। एंड नहीं तब जब वो यहाँ पे फीस्ट किंग के टाइटल को अचीव कर चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि दरवाजा खुलते ही सामने काफी सारे गार्ड खड़े होते हैं जो कि सीधा जिन को ही घूर रहे होते हैं। एंड हमें ऑथर की एक और लाइन सुनाई जाती है कि डैन एक ऐसा पर्सन था जिसने हमेशा से ही फाइट को एंजॉय किया है। वही जिन भी फाइट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। इसके बाद जिन बड़े आराम से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पे बाकी सारे गार्ड उसको अभी भी देख ही रहे होते हैं। इसके बाद जिन्हें गार्ड से क्वेश्चन करता है कि उसके डैडी सेट का लीडर कहाँ पे है। लेकिन वो पर्सन जिनको गाली देते हुए कहता है कि आखिरकार उससे क्या लगता है कि अभी वो कहाँ पे है। लेकिन जिन उसकी गर्दन को मोड़ते हुए कहता है कि वो यहाँ पर दूसरी बार नहीं पूछेगा। एंड ये देखकर सारे के सारे गार्ड यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ते तभी ऊपर से जीसेंग की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। एंड तभी जिन उसको बताता है कि वो एक अशासन है। एंड साथ ही वो क्वेश्चन करता है कि क्या वही डैडी सेट का लीडर है। ये सुनकर जीसेंग कहता है कि हाँ हूँ तो क्या हुआ। लेकिन वही जीसेंग अपने मन में कह रहा होता है कि पहली बार है कि कोई अशासन गेट से आ रहा हो। लेकिन वो भी काफी ज्यादा चालाक होता है। वो देखता है कि जिनके पास कोई भी वेपन नहीं होता। और तभी उसे ओयंग क्लैन के उस मेंबर की बात क्लिक होती है जहाँ पे उसने बताया था कि यूना मर्चेंट ग्रुप का जो यंग मास्टर है वो बिना वेपन के फाइट करता है। एंड इसी से उसको पता चल जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि यूना मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर है। इसलिए वो यहाँ पे जिनसे क्वेश्चन करता है कि क्या वो यूना मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर है। लेकिन जिन भी बड़े आराम से उसको जवाब देता है कि अगर वो है भी तो क्या हुआ। ये सुनकर जिससे कहता है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हाई प्रोफाइल वाला पर्सन उसको ऐसे विजिट करने के लिए आएगा। लेकिन खैर अगर वो यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पर खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रखेगा। और तभी उन लोगों ने जिनके ऊपर जाल फेंक दिया होता है ताकि वो उसको पकड़ सके। लेकिन जिन भी उस जाल को डॉज करते हुए अपने मन में कहता है कि उसे फाइट करे हुए ऐसे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। उसने शायद मरने से पहले ही इतने सारे लोगों से फाइट किया था। और तभी जिन उस जाल को पकड़ते हुए कहता है कि भले ही उसकी बॉडी कंडीशन पहले जैसी नहीं है। एंड कहने के बाद वो उन सारे गार्ड्स को मारते हुए कहता है फिर भी वो इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय करने वाला है। एंड हम देख पाते हैं कि जिन काफी बुरी तरीके से उन सारे के सारे लोगों को जान से मार रहा होता है। एंड ये देखकर कुछ गार्ड तो यहाँ पे जिनसे घबरा चुके होते हैं कि जिन कोई भी वेपन का यूज भी नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इनके लोगों को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है। आखिरकार ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। लेकिन तभी जिन पर एक वेपन से अटैक होता है वो उसको डॉज तो कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके गाल पर एक कट लग जाता है। ये देखकर जिन एक स्माइल के साथ जीसेंग से क्वेश्चन करता है कि क्या वो अपने वेपन को फ्लेक्स करने का ट्राई कर रहा है। पर जीसेंग उसे बताता है कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था क्योंकि ये वेपन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन वो इसका यूज बस इसलिए कर रहा है क्योंकि जिन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव विजिटर है। और अगले पल जिन को चारों तरफ से उसके गार्ड पकड़ लेते हैं। उन गार्ड्स को भी बात पता होती है कि वो यहाँ पर आज मरने वाले हैं। तभी जीसेंग जिन से कहता है कि ऐसी स्किल के होने के बावजूद भी वो इतने सारे अटैक को तो डॉज नहीं कर पाएगा। ये कहने के बाद वो अपने डिसेबल के साथ साथ सारे के सारे अटैक यहाँ पे जिन पे शूट कर देता है। ये अटैक अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जिन अपने मन में कह रहा होता है कि उस कमीने को ये पता है कि इस अटैक से उसके साथी भी यहाँ पे मारे जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी उसने ये अटैक कर दिया। ये तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन वाले ही कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अटैक जिन को लग पाते तभी उसको पीछे से जू की आवाज आती है। और तभी जू जिन की तरफ डैगर को फेंक देता है। और डैगर हाथ में आते ही जिन सारे के सारे अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। और जीसेंग ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि जिन ने ये चीज सिर्फ एक डैगर से किया है। दूसरी तरफ जिन यहाँ पे जू का शुक्रिया अदा करता है। और तभी हम जिन को देखते हैं जो कि डैगर को सीधा घुमा के जीसेंग की तरफ फेंक देता है। वो डैगर जीसेंग को लगने वाला होता है लेकिन जीसेंग इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस अटैक को डॉज करने के बावजूद भी उसके गले पर एक कट लग चुका होता है। वही जिन जीसेंग से कहता है कि वो कभी स्वॉर्ड का यूज नहीं करता लेकिन उसकी वजह से आज उसको यहाँ पर डैगर का यूज करना पड़ा है। एंड ये देखकर जीसेंग अपने लोगों पे चिल्लाते हुए कहता है कि उस पर अटैक करो और उसे जान से मार दो। लेकिन अगले पल वो देखता है कि जिन काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। यहाँ तक कि उसने अपने फीस्ट के अंदर थंडर को भी कलेक्ट कर लिया होता है। पर इससे पहले वो जीसेंग को मार पाता वो कमीना उस लड़की को सामने की तरफ ले आता है। और तभी वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और हमें जानने को मिलता है कि जिन ने उस लड़की पर अटैक नहीं किया होता। जिन उस लड़की को साइड रहने के लिए कहता है। वही जीसेंग जिन को देखकर पूरी तरीके से घबरा चुका होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये कौन है, क्योंकि अगर ये यूना मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर भी है तो इसे काफी ज्यादा यंग होना चाहिए था। लेकिन इसे देखकर साफ बताया जा सकता है कि किसी स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं है। नहीं, ये उससे भी कई ज्यादा ऊपर है। लेकिन तभी जिन जीसेंग से क्वेश्चन करता है कि क्या वो यहाँ पर कुछ कहना चाहता है। ये देखकर जीसेंग उसे कहता है कि अगर जिन उसको आज यहाँ पे छोड़ देता है तो वो उसको काफी सारे पैसे देगा। लेकिन अगले ही पल जिन उसे मारते हुए कहता है कि वो हमेशा खाली पैसे को ही क्यों देखता है। इसके बाद जिन अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो वो रख सकता है। ये कहने के बाद उसने एक ही अटैक में उसकी बॉडी के अंदर छेद कर दिया होता है। एंड ये चीज देखकर
देखकर वहाँ के सारे लोग पूरी तरीके से शॉक हो चुके होते हैं। वहीं जिन उसकी बॉडी में से हाथ निकालते हुए कहता है कि सच में काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों उस लड़की को लेके आ चुके होते हैं, जहाँ पे जिन जू से कहता है कि वो इस लड़की का ध्यान रखे। ये कहने के बाद जू भी उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की जू से क्वेश्चन करती है कि क्या वो जू है। ये सुनकर जू भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि वो लड़की उसका नाम जानती है। ये सुनकर वो लड़की उसे बताती है कि उसने उसे कई बार बार के अंदर देखा है एंड साथ ही वो उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उन लोगों ने उसे बचाया होता है। लेकिन जू बताता है कि उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। ये चीज देखकर वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है कि सच में जू पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। वहीं जू जिन को देखते हुए कहता है कि उसे भी चेंज होना है क्योंकि उसका दोस्त जो चेंज हो चुका है। वहीं बेचारा जिन अपने मन में कह रहा होता है कि उसके ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। एंड इसके साथ मैं इस वाले पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर ये सीरीज तुम लोगों को पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड हो सके तो वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को हाइप भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।